होता है, सबसे पहले इसके फंडामेंटल पे बात कर लेते हैं। आपने देश की सांसद देखा है, देश का सांसद होता है, वहां पे जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में एक स्पीकर होते हैं, ठीक है। स्पीकर जहां बैठे होते हैं उनके साइड दो तरह की पार्टीज बैठी होती हैं। एक साइड सरकार का पक्ष होता है और एक साइड विपक्ष होता है, यानी एक साइड ऑपोजिशन होती है और एक सरकार की वहां पे पार्टी बैठी होती है। हमेशा वहां डिबेट चलती है। आपने देखा होगा कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप जो है वो फंक्शंस को हटा दें तो लगभग हमेशा वहां डिबेट होती रहती है। डिबेट किसी ना किसी एक मुद्दे पे होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि वहां पे स्पीकर साहब खड़े हैं और उन्होंने कहा कि भाई भारत में पानी की समस्या है या इस क्षेत्र में पानी की समस्या है, बताइए आप क्या कर रहे हैं। अब अगर स्पीकर ने यह मुद्दा दिया कि भाई इस क्षेत्र में पानी की समस्या है और अगर मैं सरकार में बैठा इंसान हूं तो मैं उनको यही बोलूंगा कि देखिए सर, इनके निराकरण के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं। अगर एक मुद्दा आया कि भारत में या इस क्षेत्र में पानी की समस्या है और मैं सरकार में बैठा हूं तो मैं हमेशा यह बोलूंगा कि सर हम पानी की समस्या को दूर करने के लिए ये कर रहे हैं ताकि वहां पे चीजें सुचारू रूप से चलने लगे। विपक्ष भी वहां पे बैठा होता है। विपक्ष का सबसे पहला एक जो धर्म है जो उन्हें करना भी चाहिए कि सरकार के पक्ष का कटाक्ष करे, लेकिन अगर वो सरकार के पक्ष का कटाक्ष कर रहे हैं तो उनका पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो स्ट्रांग होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपकी बात बिना तर्क के नहीं मानी जाती है। कभी भी आपने देखा होगा अगर अपोजिशन पार्लियामेंट से निकलने के बाद देश में उस बात को फैलाते हैं तो वो हमेशा यही कहते हैं, देखो हमने बोला और सामने वाले बोल ही नहीं पाए, देखिए हमने इस मुद्दे पे ऐसा बोला और सामने वाले बोल ही नहीं पाए। इसका मतलब क्या है कि जो अपोजिशन है उनने स्ट्रांग पॉइंट रखा है जिसके कारण जो है वो सरकार वाला पक्ष जो है वो अपनी बात रख ही नहीं पाया। यानी कि हमेशा क्या होता है, एक मुद्दे पे दो तरह की डिबेट होती है, एक उसके पक्ष में होती है, एक उसके विपक्ष में होती है। मैटर नहीं करता कि आप उसके पक्ष में बोल रहे हैं, मैटर नहीं करता कि आप उसके विपक्ष में बोल रहे हैं, आपका पॉइंट स्ट्रांग होना चाहिए। आपका जो स्टेटमेंट, आपने जो तर्क दिया है वो हवे में आप नहीं दे सकते हैं। आपके पास एक वैलिड डेटा होना चाहिए, आपका एक जो डेटा है वो समाज के हित में होना चाहिए, आपका डेटा जो है वो खुद के हित में नहीं होना चाहिए, उससे हर किसी को फायदा होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए। ये कुछ ऐसे बेसिक नियम हैं जो आपको स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में फॉलो करना है। दैट मींस अगर मेरी आपकी डिबेट चल रही मान लीजिए और किसी भी मुद्दे बातचीत चल रही है तो मुझे अगर कोई पॉइंट रखना है तो वहां पे मुझे मेक श्योर करना होगा कि वो पॉइंट डेटा के साथ होना चाहिए, वो पॉइंट जो है वो समाज में सबके हित में होना चाहिए, वो पॉइंट मेरे जो है वो पर्सनल स्वार्थ में नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि आपका एक थॉट प्रोसेस निकालते हैं, आपका तर्क निकालते हैं कि आप क्या सोच रहे होते हैं। पहली चीज सार्वभौमिक सत्य होना चाहिए। सार्वभौमिक सत्य होना चाहिए मतलब ये फैक्ट होना चाहिए, उस फैक्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस के आधार पे जो तर्क है, जो आप एक्सपीरियंस के आधार पे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे 20 साल का अनुभव है और मैंने देखा है कि 100 स्टूडेंट हैं और 100 स्टूडेंट में 99 स्टूडेंट ये चीज फॉलो करते हैं, तो शायद मैं आपको वो बता सकता हूं कि देखो मैं ये बात बोल रहा हूं लेकिन इस बात में प्रूफ भी है कि 100 में से 99 स्टूडेंट अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो वो आपके लिए भी फायदेमंद होगा। गॉट इट? ठीक है, तो ये जो मजबूत तर्क होता है उसका तर्क यही है कि वो एक तो फैक्चुअल होना चाहिए, डेटा पे बेस्ड होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं अगर एक्सपीरियंस के बेस्ड पे भी आप कह रहे हैं तो वो मेजॉरिटी पे जो है वो उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। एक पॉइंट होता है कमजोर। कमजोर क्या? अस्पष्ट, मतलब आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं कि अरे नहीं वो जो है वो सिक्योरिटी छोड़ो, इंदौर में मैच करवा दो। सिक्योरिटी छोड़ो, अरे वो सिक्योरिटी कम ज्यादा हो सकती है लेकिन इंदौर में क्राउड बहुत है तो आप जो है वो इंडिया इंग्लैंड का मैच वहां करवा दो। अरे भाई, जब कोई चीज किसी ने बोल दिया कि भाई वहां पे सिक्योरिटी की इश्यूज हैं तो आप अस्पष्ट तर्क तो नहीं दे सकते ना, आपको सारे पहलुओं को ध्यान में रख के बोलना होगा। ठीक है, सुझाव आप नहीं दे सकते हैं कभी भी किसी तर्क में। आप जब तर्क दे रहे हैं तो आप सुझाव नहीं दे रहे हैं, आपको तर्क देना है। आर्ग्यूमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप कि मेरा ऐसा मानना है, आपका ऐसा मानना हो ही नहीं सकता है। यहां पे आप वैलिड पॉइंट दीजिए, अदरवाइज वो बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है,
साधारण जानकारी, बहुत नॉर्मल जानकारी, या फिर वो अगर अमान्य है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। समझ में आ गई बात? फिर एक बार दिमाग में रिकॉल करिए, जब हम पार्लियामेंट का सेशन कभी कभी देखते हैं तो जब डिबेट चल रही होती है तो हमेशा उनकी बातों में जो है वो स्ट्रांग ज्यादा एक हम क्या कहते हैं पॉइंट देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जो तर्कों के साथ बात करते हैं, तथ्यों के साथ बात करते हैं और हर किसी के हित में बात करते हैं, वो हमेशा स्ट्रांग होता है। मैटर नहीं करता कि वो पक्ष है या फिर वो विपक्ष है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपसे करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। शुड कॉटेज इंडस्ट्रीज बी इनकरेज इन रूरल एरियाज? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? क्या शुड कॉटेज मतलब इंडस्ट्रीज इनकरेज इन रूरल कहते एरियाज? तो ये इन्होंने कहा है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में हमें ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? कह रहे हैं यस, रूरल पीपल्स आर क्रिएटिव। कह रहे हैं हां ऐसा कर दो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग रचनात्मक होते हैं। मुझे बताओ, अगर इतने ही रचनात्मक होते तो ये जो शहर की बिल्डिंग आपको दिखती हैं, जो बनी हुई हैं, ये सब कहां बनती? अगर इतने ही रचनात्मक होते तो ये जो शहर में इतनी ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सब कहां होती? हम ये भी नहीं कह सकते कि शहर के लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, हम ये भी नहीं कह सकते। ये जो स्टेटमेंट है, अगर मैं कहूं कि मैं ज्यादा क्रिएटिव हूं तो ये गलत होगा, आप ज्यादा क्रिएटिव हैं तब भी ये गलत होगा। हम सभी को बराबर टैलेंट मिला हुआ है, हम सभी अपने अनुकूल के अकॉर्डिंग अपनी जगह ठीक हैं। आप ये देख सकते हैं कि आज बहुत सारे लोग जो शहर में रहते हैं, उनका ये एक सपना है कि भाई चलो टाइम मिले तो अपने गांव जरूर जाऊं, मैं अपने गांव में कुछ दिन गुजार के आऊं, फिर वापस चला जाऊं मैं। तो उनको ये मालूम है कि गांव की वैल्यू क्या है। ऐसी एक गांव का इंसान अगर वो गांव में रह रहा है तो उसको भी ये पता है कि शहर की वैल्यू क्या है। तो हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि भाई शहर के लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं या गांव के लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। ये कभी भी किसी व्यक्ति विशेष जगह स्थान पे लागू ये स्टेटमेंट नहीं होगा। इसका मतलब पहला वाला 100% क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड पे आइए। Yes, this would help to solve the problem of unemployment to some extent. आप मुझे एक बात बताइए, अगर एक उद्योग गांव, शहर, नदी, पर्वत, नाला, तालाब, हिमालय कहीं भी खुलेगा, उसका एक और एक फायदा क्या होगा? अगर एक उद्योग हम कहीं भी ओपन करते हैं, चाहे वो गांव है, शहर है, कहीं भी लॉन्च करते हैं, उसका एक फायदा क्या होगा कि यस, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या जो है वो काफी हद तक क्या हो सकती है? कम हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर 100 अनएम्प्लॉयड है तो 100 को हमने रोजगार दे दिया, लेकिन अगर 10 को भी हमने दे दिया तो यस, कुछ हद तक बेरोजगारी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि आपका पहला वाला कंफर्म गलत होगा, सेकंड वाला तर्क जो है वो आपका बिल्कुल वैलिड है। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2। क्या हो जाएगा आंसर? ओनली 2। सभी को क्लियर है? समझ में आ गया सबको? ओके, समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से स्टेटमेंट होते हैं, कैसे हमें निकालना होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। शुड यंग एंटरप्रेन्योर्स बी इनकरेज? क्या जो युवा उद्यमी है, आपने आजकल देखा होगा जैसे नए नए आजकल स्टार्टअप आ रहे हैं, जोमेटो आ रहा है, ओयो आ रहा है, और हमने देखा है पेटीएम है, राइट, ठीक है, अलग अलग तरह के स्टार्टअप हैं आजकल, ठीक है। तो कह रहे हैं कि क्या नए एंटरप्रेन्योरशिप को, जो भी उद्यमी है, क्या उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? क्या कह रहे हैं? यस, दे विल हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कह रहे हैं हां, अगर आप उन्हें जो है वो प्रोत्साहित करेंगे तो वो देश के औद्योगिक विकास में आपकी मदद करेंगे। आप मुझे बताओ, अगर मैं सिंपल यहां पे जो है वो एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि लाइक लेंसकार्ट, राइट, ठीक है, अगर लेंसकार्ट जो है वो पीयूष बंसल मतलब बंसल जी की कंपनी है, और अगर उन्होंने देश में अपना बिजनेस फैला दिया, तो आप मुझे बताइए कि अगर एक भी कार्ड बिकेगा, राइट, ठीक है, या एक भी चश्मा बिकता है, तो उसके साथ आपको जीएसटी देनी पड़ती है, पैकेजिंग करनी होती है, उसको डिलीवर करने के लिए एक आदमी चाहिए। एक आपने अपने मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली है, दिल्ली में आपने एक स्टोर खोल दिया, लोग
स्टोर पे आके ले रहे हैं, भोपाल में आपने एक स्टोर खोल दिया, लोग स्टोर पे आके ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप ये सारी चीजें भी एक बिजनेस के साथ करोगे तो देश का औद्योगिक विकास भी होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, नई नई चीजें जो है वो जो भी सरकार के द्वारा दी गई हैं उनसे आप हेल्प ले पाएंगे, जीएसटी आप सरकार को दे रहे हो, सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो यस, अगर आप नए तरह से नए औद्योगिक विकासों को अगर आप बढ़ावा देंगे तो देश का भी विकास होगा, देश की भी प्रगति होगी। पहला वाला बिल्कुल सही है। कह रहे हैं यस दे विल रिड्यूस द बर्डन ऑन अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट। अब देखो, अगर मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, भाई फॉर एग्जांपल मैंने खाना बनाने का स्टार्टअप स्टार्ट किया, मैं कह रहा हूं कि मुझे अपने मोहल्ले में खाना जो है वो, अपने शहर में खाना जो है वो प्रोवाइड करना है। तो अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो ध्यान रखिएगा, कभी भी बिजनेस में अकेले नहीं चला सकता हूं, उसके लिए मुझे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए मुझे समूह की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर मैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूं और अगर मैं लोगों को हायर कर रहा हूं तो यस, मैं 100% नहीं लेकिन कुछ हद तक क्या कर रहा हूं, मैं बेरोजगारी की समस्या को दूर कर रहा हूं, जो कि बहुत अच्छा कदम माना जाएगा और एकदम यहां पे ये वैलिड पॉइंट जो है वो 100% कहा जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यस, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, बोथ फॉलो। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरीवन? सारे बच्चे डन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला सवाल, अगला को देखते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको दिया जाए, स्टार्ट करते हैं। चलिए सवाल एक बार समझते हैं क्या बोल रहा है। शुड इंडियन साइंटिस्ट वर्किंग अब्रॉड बी कॉल्ड बैक टू इंडिया? कह रहे हैं कि जो भारतीय वैज्ञानिक हैं या जो भारतीय जो भी हैं भारत के वहां विदेश में रह रहे हैं, क्या उन्हें वापस भारत बुला लेना चाहिए क्या? ऐसा स्टेटमेंट है। यस, they must serve the motherland first and forget about discoveries, honors, facilities and all। कह रहे हैं कि हाँ, उन्हें सबसे पहले जो है वो भारत माता की सेवा करनी चाहिए और जितना भी उन्हें सम्मान, जितनी भी उन्हें खोज करी है, जितनी भी उन्हें फैसिलिटीज मिल रही है, सबको छोड़ छाड़ के आ जाना चाहिए। आप मुझे बताइए, हम सभी जानते हैं कि देश में या दुनिया में एक नियम है कि आपको कहीं भी रहने का, कहीं भी जो है वो कोई जॉब करने का और कहीं भी सेटल होने का अधिकार है। आप मुझे बताइए, अगर ऋषि शूनक भारतवंशी हैं या भारतीय मूल के हैं और अगर वो किसी देश के प्रधानमंत्री हैं तो क्या इससे भारत का गौरव नहीं बढ़ा है? हम जानते हैं कमला हैरिस जो है वो किसी देश की उपराष्ट्रपति हैं जो कि भारतीय मूल की हैं, तो क्या इससे भारत का गौरव नहीं बढ़ा है? 100% बढ़ा है। तो क्या यह जरूरी है कि वो भारत में रहने पर ही भारत का गौरव बढ़ाए? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आज हम जानते हैं कि भारत का नाम कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अमेरिका में अपनी बेस्ट सर्विस दे रहे हैं, उनके नाम से लोग ये इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि यार भारतवंशी बहुत टैलेंटेड होते हैं। आपने देखा होगा अमेरिका ने कई बार स्टेटमेंट किया है कि यार अगर आईटी हब एक्चुअल में क्या कहते हैं अमेरिका के बाद कहीं होना चाहिए तो वो चीन नहीं होना चाहिए, वो भारत होना चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत शार्प माइंड्स हैं जो देश को बहुत अच्छे से विकसित कर सकते हैं। तो ये कहीं का भी कोई नियम नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर मैं रीवा में हूं तो मैं चाहूं तो मैं दिल्ली सेटल हो सकता हूं, मैं चाहूं मैं मुंबई सेटल हो सकता हूं, मैं चाहूं मैं बेंगलोर सेटल हो सकता हूं, मैं चाहूं मैं अमेरिका सेटल हो सकता हूं। ये मेरे ऊपर है, ये मेरे ऊपर है। और भारत माता की सेवा चाहे मैं यहां से करूं, चाहे मैं दिल्ली में बैठ के करूं, चाहे अमेरिका में बैठ के करूं, मैं कहीं भी करूं, कर सकता हूं। भाई अगर आपको अपने पेरेंट्स की सेवा करनी है और मान लीजिए आपकी जॉब बाहर है, तो आप अगर बाहर रह रहे हैं और फाइनेंशियल भी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं तो वो आपके पेरेंट्स की सेवा ही कहलाएगी। ये जरूरी नहीं कि पेरेंट्स की सेवा करने के लिए आप जो है वो अमेरिका छोड़ के इंडिया आ जाओ और इंडिया में ही कोई जॉब करो, ऐसा आवश्यक बिल्कुल नहीं है। सो पहला वाला स्टेटमेंट 100% जो है वो गलत हो
हो जाएगा। हाँ, जैसे सुंदर पिचाई का एग्जांपल है कि सुंदर पिचाई जी भारतीय मूल के हैं, देखो वहां पे सीईओ बन के बैठे हुए हैं, तो क्या वो भारत माता की सेवा नहीं कर रहे हैं? 100% कर रहे हैं। उनके नाम से लोग भारत को अप्रिशिएट करते हैं। तो पहला वाला बिल्कुल इनवैलिड तर्क है भाई। नो, वी हैव इनफ टैलेंट, लेट देम स्टे वेयर दे वांट। कह रहे हैं वी हैव इनफ टैलेंट, जो जहां है उनको वहीं पर रहने दो। मुझे बताओ, अगर इतना ही टैलेंट होता तो एक बुलेट ट्रेन बनाने के लिए क्या हमें और देशों से मदद लेनी पड़ती? अगर इतना ही टैलेंट होता तो क्या कभी कभी कर्ज के लिए हमें आईएमएफ जाना पड़ता? ऐसा नहीं है। यह स्टेटमेंट ना किसी देश पे लागू होगा, ना किसी इंसान पे लागू होगा, ना किसी जगह पे लागू होगा, ना किसी पर्सन पे लागू होगा। यह स्टेटमेंट कहीं भी लागू नहीं होगा। अगर आप कह रहे हैं कि यू हैव इनफ टैलेंट, तो सरासर गलत स्टेटमेंट है, कभी मत बोलना। अगर मैं कहूं आई हैव इनफ टैलेंट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, कभी नहीं बोलना चाहिए। कोई देश कहे कि वी हैव इनफ टैलेंट, कभी नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल इनवैलिड नॉनसेंस तर्क है। तो आपका सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा, दोनों ही यहां पे वैलिड नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन फॉलोज। नन फॉलोज यानी डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 80% लोगों ने कहा कि हां सर डी ऑप्शन होगा, जिसमें हीना, अमू, वंशिका, शिवांगी, शिखा, विद्या, शशांक, प्रकाश, प्राची, नाजिया, राहुल, नीति, राशि, अभिराज। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल। ध्यान से एवरीवन। Should new big industries be started in मुंबई? क्या मुंबई में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए क्या? अब आप यहां पे देखिए, यहां पे मुंबई स्पेसिफिक दिया हुआ है। मुंबई, अगर जो लोग नहीं जानते, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुंबई में एक तो बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। इतनी भीड़ है कि अब वहां पे कोई भी ऐसी कॉमन चीज पब्लिक प्लेस पे जो कि प्रदूषित कर रही हो, आप कर ही नहीं सकते। वहां पे वो चीजें बैंड है। मतलब ऑलरेडी वहां पे इनफ जो है वो भीड़ है, वहां पे ऑलरेडी ये लागू हो चुका है कि भाई अगर आप कोई बड़ा उद्योग खोलना चाह रहे हो तो आप शहर के अंदर मत खोलना। आप फिर या तो उधर वाशी की तरफ चले जाओ, या तो उधर आप अंबरनाथ की तरफ चले जाओ, या तो आप वडाला की तरफ चले जाओ। आप शहर के बीचों बीच ऐसी बड़े उद्योग नहीं खोल सकते हैं। ये वहां पे एक सिंपल नियम है। अब यहां पे सवाल कहा जा रहा है कि क्या नई बड़ी इंडस्ट्रीज को हमें मुंबई में खोला जाना चाहिए क्या? कह रहे हैं यस, इट विल क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल सही है, 100% सही है। देखो भाई, अगर आप किसी भी जगह पे जहां पे बैंड है, नहीं है, अच्छी जगह है, खराब जगह है, नहीं मैटर करता, बट आप अगर एक उद्योग खोलते हैं तो पहला जो स्ट्रांग तर्क है वो तो यही है कि हां भाई वहां पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। बिल्कुल सही है, एकदम वैलिड पॉइंट है कि भाई अगर मैं कहीं भी, एक बहुत खराब एरिया है और मैंने भी वहां पे एक उद्योग खोल दिया, तो सबसे पहला फायदा यह होगा कि यस, जॉब की अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड पे आ जाइए। नो, इट विल फर्दर एड टू द पॉल्यूशन ऑफ द सिटी। मैंने आपको अभी अभी एक स्टेटमेंट दिया कि मुंबई जो है ऑलरेडी बहुत डेंस है, बहुत वहां पे लोग रहते हैं, और आप शहर के बीचों बीच ऐसे उद्योग नहीं खोल सकते हैं। उद्योग का मतलब क्या होता है? उद्योग आपने देखा होगा, जो आपने पेपर ओपर में पढ़ा है, कि एक बहुत बड़े एकड़ में पूरी मशीनरी लगी होती है। उस मशीनरी से आपने देखा होगा ऊपर से प्रदूषण निकल रहा होता है ना, किनारे से नालियों से जो है वो चीजें बह रही होती हैं। तो यस, अगर मैं शहर में खोलूंगा तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, कहीं से भी ये गलत नहीं है। यानी तर्क आपका ये वाला भी सही है। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में अगर एक पॉइंट एग्री कर रहा हो और स्ट्रांग हो, और एक पॉइंट डिसएग्री कर रहा हो और वो भी स्ट्रांग हो, तो आंसर ऑलवेज आइदर बनता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
क्या होता है, वंस अगेन समझ लीजिए, अगर एक पॉइंट एग्री कर रहा है और वो स्ट्रांग है और एक पॉइंट डिसएग्री कर रहा है और अगर वो भी स्ट्रांग है तो आंसर हमारा ऑलवेज क्या बनता है, आइदर और यहां पे बन जाता है, राइट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आइदर और इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है, सो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। देखें जरा सी ऑप्शन कितने हैं, 93% लोग तो ए में ही घूम रहे हैं कि अरे सर ओनली वन ही होगा, सी वाले कोई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात, क्लियर है। हमेशा ध्यान रखना जब आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, अगर एक एग्री एक डिसएग्री है लेकिन दोनों के पॉइंट अगर स्ट्रांग है तो आंसर ऑलवेज क्या बनेगा, आंसर ऑलवेज हमारा आइदर और यहां पे बन जाएगा। ठीक, ओके। ई ऑप्शन है बोथ। देखो बोथ मतलब होता है दोनों एग्री कर रहे हो स्ट्रांग हो, बोथ होगा। दोनों डिसएग्री कर रहे हो स्ट्रांग है, बोथ होगा। एक एग्री कर रहा है एक डिसएग्री कर रहा है, दोनों स्ट्रांग हैं, क्या हो जाएगा, आइदर हो जाएगा। ठीक, ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, इस वाले को देखिए। शेयर वेयर मारते जाना है ना। क्या आंसर आया, कह रहे हैं डज इंडिया नीड सो मेनी प्लान्स फॉर डेवलपमेंट। कह रहे हैं क्या भारत को बहुत सारे प्लान्स की आवश्यकता है भारत को विकसित या विकासशील करने के लिए। कह रहे हैं यस, नथिंग कैन बी अचीव विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है और दिए गए कथन से बिल्कुल अलाइन हो रहा है। समझिए, यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है और दिए गए कथन से बिल्कुल अलाइन हो रहा है, एकदम फॉलो करेगा, 100% फॉलो करेगा। पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड पे आ जाइए, नो टू मच टाइम मनी एंड एनर्जी इज वेस्टेड ऑन द प्लानिंग। आप मुझे बताओ, आपने आईबीपीएस पीओ की तैयारी करने का सोचा और आपने कहा कि नहीं यार, तैयारी करने से पहले मैं सिलेबस देख लेता हूं, पहले मैं पैटर्न देख लेता हूं, पहले मैं क्वेश्चंस देख लेता हूं, पहले मैं प्रीवियस ईयर पैटर्न देख लेता हूं, कैसे कैसे जो है वो पूछ रहा है। और अगर आपने ये सब करने में 1 से 2 दिन लगा दिया तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि आपने टाइम की बर्बादी कर दी, आपने मनी की बर्बादी कर दी, आपने एनर्जी की बर्बादी कर दी? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? द आंसर इज नो, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्या हो जाएगा, सेकंड वाला यहां पे कंफर्म गलत होगा, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सो यस, ओनली वन फॉलो, बिल्कुल 90% लोगों ने कहा ओनली वन। मिताली, शशांक, शबनम, नाजिया, विक्रम, कुलदीप सिंह, राहुल, विद्या, आदर्श, काजल, वंशिका, आइलेश, मयूरी, परमजीत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल। इसको एक बार बताइए। चलिए, शुड हाई चिमनीज बी इंस्टॉल्ड इन इंडस्ट्रीज। कह रहे हैं क्या जो बड़ी चिमनी होती हैं, उच्च चिमनी होती हैं, क्या वो उद्योग में इंस्टॉल होनी चाहिए? देखिए पहले ये समझ लीजिए चिमनी क्या होती है। आप एक उद्योग कभी आपने देखा होगा या आपने टीवी में कभी देखा होगा, जो कि मेरे यहां से क्या है, इलाहाबाद जाने के बीच में एक एरिया पड़ता है घूरपुर। तो घूरपुर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है इलाहाबाद का। तो वहां पे आप दूर से देख लेंगे, बहुत बड़ी बड़ी चिमनीज होती हैं, ऐसे इस शेप में होती हैं, सबसे ऊपर जो है वो वहां से धुआं निकल रहा होता है। तो वो ग्राउंड लेवल पे जितना भी वहां पे जो भी एक आग का काम होता है, उसका धुआं जो है वो ऊपर से निकल जाता है। ये कहलाती हैं हाई लेवल या उच्च चिमनी, इसको कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? यस,
इट रिड्यूसेस पॉल्यूशन एट ग्राउंड लेवल। बिल्कुल ये उद्देश्य होता है चिमनी का, ये उद्देश्य ही होता है, इसीलिए चिमनी लगाई जाती है। बेसिकली अगर मान लीजिए किसी भी इंडस्ट्री में हम ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं तो उसका जो पॉल्यूशन है वो आसपास तक बहुत ज्यादा ना फैले, इसके लिए हम चिमनी वहां पे इंस्टॉल कर देते हैं और वो धुआं जो है ऊपर से निकल जाता है। तो पहला वाला बिल्कुल वैलिड है कि हाँ भाई ग्राउंड लेवल का पॉल्यूशन हम खत्म कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष ने अपोज किया है कि भाई ये बताओ तुमने ग्राउंड लेवल का पॉल्यूशन तो खत्म कर दिया, अपर लेवल के पॉल्यूशन को दूर करने के लिए तुमने क्या किया बताओ। अगर तुमने चिमनी यहां पे इंस्टॉल करोगे तो अपर लेवल का भी तो पॉल्यूशन है वो बाकी सारे तर्क दे देगा कि देखो नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब ऊपर फिर हो जाएगा आकाशवाणी, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर हमारे सौर मंडल ऐसे हो जाएंगे, तर्क के साथ बोलेगा, है ना, जो कि वैलिड पॉइंट है, कहीं से भी गलत नहीं है। तो अगर वो ये कह रहा है कि भाई अगर आपने ग्राउंड लेवल का पॉल्यूशन दूर कर दिया तो अपर लेवल का पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ना, उसका सॉल्यूशन आपने क्या निकाला है, तो वो वाली बात भी अपनी जगह पे बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। अगर आप ग्राउंड लेवल का पॉल्यूशन कम कर रहे हैं तो अपर लेवल का पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ना। और एक यहां पे एग्री हो रहा है, एक डिसएग्री हो रहा है, और दोनों की बात यहां पे स्ट्रांग है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहां पे आइदर और बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 82% लोगों ने कहा कि हां सर आइदर है। नाजिया, शिवांगी, नीति, यश, राहुल, हिना, काजल, कुलदीप, शशांक, सुप्रीता, परमजीत, विद्या यादव, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपको पैटर्न जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट अगले पे आइए। अगला सवाल, चलिए इसको बताएं। Should articles of only deserving author be allowed to be published? चलिए इसको मैं अपने ऊपर लागू करता हूं कि should articles of only deserving authors be allowed to be published? कह रहे हैं कि क्या आर्टिकल उन्हीं के पब्लिश होने चाहिए जो अच्छा लिखते हैं? क्या आर्टिकल उन्हीं के पब्लिश होने चाहिए जो अच्छा लिखते हैं? कह रहे हैं कि यस, इट विल सेव अ लॉट ऑफ पेपर विच इज इन शॉर्ट सप्लाई। कह रहे हैं कि हां इससे बहुत सारे पेपर की बचत होगी जो कि शॉर्ट सप्लाई है। आप मुझे बताइए, अगर कभी भी मैंने आर्टिकल लिखना शुरू किया होगा तो क्या मैंने पहले दिन ही बहुत अच्छा लेख लिखा होगा? क्या जो मेरा पहला आर्टिकल होगा क्या बहुत अच्छा रहा होगा? नहीं भाई, बहुत खराब रहा होगा। इतना खराब रहा होगा कि मैं खुद भी अगर आज पढ़ूं तो मुझे हंसी आ जाएगी। फिर मैंने कैसे इंप्रूव किया होगा? सिर्फ एक ही तरीका है सर, मैं लगातार लिखता गया हूंगा, लगातार लिखता गया हूंगा तो मेरे थॉट में क्लैरिटी आई होगी। मैंने फिर और लिखना ट्राई किया होगा, मेरे थॉट में और क्लैरिटी आई होगी। फिर मैंने और लिखना ट्राई किया होगा, मेरे थॉट में और क्लैरिटी आई होगी। इसलिए शायद आज आप दिए गए आर्टिकल्स को अप्रिशिएट करते हैं। शायद यही मैं यही मानता हूं। देखो, मैं ये नहीं मानता कि मैं जो लिखता हूं वो बहुत अच्छा लिखता हूं, पर अगर आपके जीवन में वो बदलाव आता है तो शायद मैं ये कहूंगा कि हजारों, 2000, 10,000 आर्टिकल लिखने के बाद अगर ये आर्टिकल मैंने आपको दिया और आप कह रहे हैं कि ये आर्टिकल से मेरे लाइफ में बदलाव आया है, तो मैं मानता हूं कि शायद वो 10,000 बार प्रैक्टिस का नतीजा है कि थोड़ा सा अब चीजें बेहतर हो गई हैं। समझ में आई बात? तो अगर मैंने भी पहले दिन स्टार्ट किया होगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो जो है वो पेपर की बर्बादी मैंने करी है। नहीं, वो फायदा ही हुआ है मेरा। राइट, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल कहीं से भी वैलिड नहीं है, एकदम इनवैलिड भाई, इसको कहीं से भी एग्री नहीं करेंगे। सेकंड पे आइए। नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ लाइन बिटवीन डिजर्विंग एंड अनडिजर्विंग। आप मुझे बताइए, विराट कोहली बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन क्या हमेशा वही बैटिंग करते रहेंगे? क्या हम ये मान लें कि अब दूसरा कोई बैट्समैन नहीं आने वाला है, बस क्योंकि वो अच्छा खेल रहे हैं किसी और को आप मौका मत दीजिए? आपने अभी यशस्वी जायसवाल की बैटिंग देखी है, उसको मौका मिला और क्या बंदे ने मौके पे चौका लगाया है। सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज थे तो क्या जिंदगी भर वो खेलेंगे?
तो उनका क्या मतलब क्या किया जाना चाहिए कि टाइम टाइम पे नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, ताकि ये चेन चलती रहे, अच्छे क्रिकेट की चेन चलती रहे। तो अगर कोई लेखक है, कोई लिखता है, कोई अगर मतलब अच्छा लिखने की कोशिश करता है, तो हमेशा वही लिखता रहे? द आंसर इज नो। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे एक ग्रुप है, एक बहुत कुछ बच्चों का मैंने यहां पे 1 2 3 कुछ ग्रुप बनाए हुए हैं। उसमें एक ग्रुप में एक स्टूडेंट है हर्षित, वो बहुत अच्छा लिखते हैं और वो उनका थॉट मुझे खुद बड़ा पसंद आता है लिखना। तो मैंने उनको खुद से बोला हुआ है कि आपको जब टाइम मिले, है ना, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, पर आपको जब समय मिले तो आप लिखा करिए, है ना। अगर आप दूसरी एक्टिविटीज कोई और करते हैं तो उसको छोड़ के आप लिखा करिए, क्योंकि आप अच्छा लिखते हैं। आपके लिखने से हर किसी को अप्रिसिएशन होता है, हर किसी को खुशी होती है, और आपका लेख पढ़ के उनके अंदर मोटिवेशन आता है। तो मैं खुद इसको क्यों अप्रिशिएट करता हूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि वो एक अच्छा लेखक है, और अगर वो लगातार लिखता रह गया तो उसके लेख से हम सभी को प्रेरणा मिलती रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज है, इसलिए मैंने उसको पर्सनली मैसेज किया हुआ है। और मैं भाई उनके आर्टिकल्स को कॉपी करता हूं, और मैं खुद जो है वो सोशल जो भी मेरे प्लेटफॉर्म है जहां पे रीच अच्छी है, मैं डाल देता हूं कि भाई आप भी पढ़ें यार, राइट, ठीक है। तो ये कभी भी हम डिजर्विंग और नॉन डिजर्विंग पे डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ओनली 2। क्या हो जाएगा? ओनली 2। 100% लोग, बिल्कुल सबको क्लियर है कि अरे सर ये तो आंसर 100% ही होना चाहिए। शशांक हैं, आरुषि हैं, इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है। चलो 2 लोगों का नाम तो हमने देख ही लिया, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल। चलिए इसको बताइए ध्यान से। क्या सर आपकी टीचिंग स्टाइल गजब है, पजल से फॉलो कर रहा हूं सारे टॉपिक्स में। बहुत बहुत शुभकामनाएं किरीत कुमार जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे खुशी है कि टीचिंग से अगर आपको फायदा मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए उद्देश्य ये है कि सिलेक्शन होना चाहिए। अच्छे, मुझे खुशी है कि आप पजल भी सीख रहे हैं, लॉजिकल भी सीख रहे हैं, मेंस भी सीख रहे हैं। सीखते जाइए सर, सिलेक्शन लीजिए, अपने आप को उस पोजीशन में लाइए जो आपने बचपन में कभी सोचा है कि नहीं यार मुझे गवर्नमेंट जॉब पानी है, राइट। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए सवाल को देखते हैं। Should internal assessment in college be abolished? क्या कॉलेजों में आंतरिक मूल्यांकन समाप्त होना चाहिए? आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट क्या होती है? आपने देखा होगा 11th 12th में हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, जिसमें लेट सपोज फिजिक्स है केमिस्ट्री है, तो आपने देखा होगा 100 नंबर में से 75 नंबर आपको निकालने होते हैं। 25 नंबर एक टीचर के हाथ में होता है जो कि प्रैक्टिकल के आधार पर वो आपको देते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि वो जो 25 नंबर है उसमें पार्शियलिटी भी होती है। इसीलिए शायद ये स्टेटमेंट लाया गया है कि भाई क्या इंटरनल असेसमेंट अबॉलिश किया जाना चाहिए क्या? क्योंकि वो जो 25 नंबर जो टीचर के हाथ में होता है वो तर्क के आधार पे नहीं होता, कभी कभी उसमें फेवरेटिज्म भी हो जाता है। जैसे पहला आप इसमें देख लीजिए कि यस दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फेवरेटिज्म। 100% सही है, 100% सही है। अगर मैं कहूं कि इंटरनल असेसमेंट को बंद किया जाना चाहिए तो मेरा पहला तर्क, ये मान लो ये मैं नहीं बोला है, ये मैं नहीं बोला है कि हां भाई इससे फेवरेटिज्म के चांसेस बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अगर फिजिक्स का कोई टीचर है और उनके कोचिंग में कोई बच्चा जा रहा है पढ़ने, तो हायर चांसेस हैं कि उसके 25 में 25 या 25 में 24 मिल ही जाएंगे, चाहे वो लड़का लफू झन्ना ही क्यों ना हो, चाहे वो लड़का लफू झन्ना ही क्यों ना हो, लेकिन उसके हायर चांसेस हैं कि 25 में से 24, 23 या 25 पूरे मिल जाएंगे। और अगर आप उनके यहां नहीं पढ़ने जाते हैं और आपका ठीक ठीक मतलब स्टेटस है, तो भी आपको 25/25 पाने में मशक्कत लग जाएगी। तो यस ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि यस अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो जो फेवरेटिज्म के जो चांसेस हैं वो लगभग कम हो जाएंगे। पहला पॉइंट एकदम वैलिड है, 100% वैलिड पॉइंट है। नो टीचिंग फैकल्टी विल लूज कंट्रोल ओवर स्टूडेंट।
कह रहे हैं कि अगर 25 नंबर मेरे पास नहीं रहेगा तो जो डर है बच्चों में कि यार तुम्हें इसलिए जो है वो मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी, इसलिए आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास 25 नंबर है, तुम थोड़ा भी बदतमीजी करोगे 25 नंबर में तुम्हारा ले जाऊंगा। तो क्या ये वैलिड पॉइंट है क्या कि भाई टीचिंग फैकल्टी ये कह रही है कि भाई अगर तुम 25 नंबर हमसे छीन छान लोगे तो भाई वो मेरा जो कंट्रोल है बच्चों के ऊपर वो खत्म हो जाएगा। क्या आप मेरी रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि शायद कोई चीज ऐसी है जो मेरे पास है और वो अगर मैं आपसे छीन लूंगा तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा? द आंसर इज नो, नहीं है। शायद आप इसलिए करते होंगे क्योंकि आपको किसी ना किसी लेवल पे मेरी टीचिंग, मेरे आर्टिकल, मेरा कंटेंट ठीक समझ में आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि हां भाई सच से अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे फायदा हो रहा है। क्या आप मेरे कंट्रोल में हैं? द आंसर इज नो। क्या मैं चाहता हूं कि आप मेरे कंट्रोल में रहें? द आंसर इज नो। कभी नहीं चाहता, मैं कभी नहीं चाहता, करूंगा भी नहीं, करना भी नहीं चाहता मैं। लेकिन मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आप जो है अपना डिसिप्लिन, खुद का डिसिप्लिन मेंटेन करके अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो ये बहुत गलत स्टेटमेंट है अगर कोई टीचर ये कह रहा है कि भाई टीचिंग फैकल्टी का कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाएगा अगर 25 नंबर हम उनसे हटा दे तो। ये बहुत ही वीक स्टेटमेंट है, बहुत वीक स्टेटमेंट है। अगर ये कोई टीचर जो है अपनी बात आके ऐसे रख रहा है कि सर 25 नंबर मत जाने दीजिए, फिर मेरा वर्चस्व नहीं रहेगा बच्चों के ऊपर, तो ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। इसको कहीं से भी स्ट्रांग नहीं कहा जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड वाला यहां पे 100% गलत होगा, पहला वाला यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ओके, डन। ओके, ठीक है। 23% लोगों ने कहा है कि ए ऑप्शन है, ये कह रहे हैं कि नन है, दोनों ही गलत है। 15% कह रहे हैं जो है वो आइदर है। तो इसमें से आशीष कुमार, आरुषि, प्रियांशी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या हो जाएगा आंसर? ओनली वन इज द राइट आंसर। ओनली वन क्लियर कट हमारा सही जवाब प्रॉपर बन जाएगा। सभी को डन है, सभी को क्लियर है? ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल। चलिए, should system of offering job only the wards of government employees be introduced in all government offices in India? क्या भारत में सभी सरकारी कार्यालयों में केवल सरकारी कर्मचारियों को बच्चों को नौकरी की पेशकश की प्रणाली प्रस्तावित की जानी चाहिए? क्या कह रहे हैं कि अगर बापू सरकारी नौकरी में है तो बेटाउना जो है वो सरकारी नौकरी में आ जाए, ऐसा कहा जा रहा है। नो, it denies opportunity to many deserving individual and government may stand to lose in the long run। नहीं, यह कई योग्य व्यक्तियों को अवसर से वंचित करता है और सरकार को भविष्य में इससे नुकसान हो सकता है। 100% वैलिड है, 100% वैलिड है। बिल्कुल, जिसने भी अपोज किया है एकदम अपोज, एकदम सही अपोज किया है कि भाई अगर तुम किसी एक वर्ग को, अगर तुम किसी कह रहे हो कि नहीं इनको जो है वो रखने की प्रणाली जो है वो पेशकश की जाए। आप मुझे बताओ, अगर मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैंने एक एग्जाम दिया और उस एग्जाम में 100 में से मान लो 98 नंबर मेरे आ गए, 98 नंबर मेरे आ गए, लेकिन आपने ये प्रणाली बना रखी है जिसमें कोई बच्चा अगर मेरे से कम नंबर भी ला रहा है, बस वो इसमें योग्य हो रहा है, तो उसको आपने ले लिया। तो मेरे साथ तो क्या हुआ? नुकसान हो गया मेरा। मेरा तो कहीं से भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो उससे क्या हो जाएगा? मेरा आंसर 100% गलत। मतलब मेरी वैल्यू तो खत्म हो गई ना यार। अगर मैं कितनी भी तैयारी करूंगा, जब आपने ये प्रोसेस बना रखी है तो फिर क्या फायदा? आपने देखा होगा आजकल अलग अलग राज्य सरकारें है ना,
इतनी कड़ाई उन्होंने कर दिया है, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, इतनी कड़ाई कि आप एंट्री लीजिए तो आपको 4 तरह की चेकिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा, लौट रहे हैं तो चेकिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज सरकार एकदम आश्वस्त है कि हम किसी भी तरह से कोई भी पार्शियलिटी नहीं करेंगे, कोई भी पार्शियलिटी नहीं करेंगे। अगर आप डिजर्विंग हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप आइए, जॉब ले लीजिए, अदरवाइज पार्शियलिटी तो नहीं होने देंगे। और ये अच्छा कदम है, ये अच्छा कदम है। हर देश में, हर राज्य में, हर प्रणाली में ये व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। पहला वाला जो है वो क्या हो जाएगा, एकदम वैलिड है। जिसने भी इसको अपोज किया है, एकदम वैलिड अपोज किया है। No, it is against the principle of equality. Does not government not owe its responsibility to all its citizens? नहीं, यह समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। क्या सरकार की जिम्मेदारी अपने सभी नागरिकों के लिए नहीं है? बिल्कुल सही है, एकदम वैलिड कह रहा है, एकदम वैलिड कह रहा है कि हां भाई, ये जो है वो क्या है, अगर आप ऐसा कुछ कर दोगे तो इक्वालिटी का सिद्धांत फिर नहीं लागू होगा। आप किस तरह से इक्वालिटी की बात करेंगे अगर आपने ऐसी कोई प्रोसेस बना दी, और किस बेस पे आपने ये प्रोसेस बनाई, आप बताइए ना, आपने किस बेस पे इस प्रोसेस को लागू किया है? कौन सा टैलेंट आपने देखा है कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बेटा भी डॉक्टर ही होगा? किसने ये बोला है कि अगर मैं टीचर हूं, ठीक है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो मेरा बेटा भी अच्छा टीचर बनेगा, मेरे जैसा ही पढ़ाएगा? क्या इसका कोई तर्क है, वैलिड है? नो डाउट एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन आप इसको 100% एग्री नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारे क्या है? दोनों ही स्ट्रांग है, दोनों ही स्ट्रांग है। जिसने भी इसको अपोज किया है, दोनों ने ही सही अपोज किया है। और जब कभी भी बोथ बनेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। 71% लोगों ने कहा कि हां सर, बोथ ही आंसर होगा, जिसमें नेहा, डॉली महेश्वरी, देन बर्नाली, आरुषि, प्राची, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, ठीक है। और आपका बेटा भी है। अरे भाई, वो अभी जस्ट हम कॉलेज छोड़ के आए हैं उसको, अभी वो सेकेंड ईयर में है, अभी हम कॉलेज छोड़ के आए हैं। अभी जल्दी से क्लास खत्म करके उसको लेने भी जाना है। वो क्या है कि कॉलेज से अकेले नहीं आ पाता, तो उसको अभी लेके भी आना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल। बताइए। डी बोले तो नन, बी ओनली 2। चलिए सवाल एक बार देखिए। शुड फॉरेन फिल्म्स बी बैंड इन इंडिया? क्या भारत में विदेशी जो मूवीज हैं, क्या उनमें प्रतिबंध लगा देना चाहिए? क्या कह रहे हैं? यस, दे डिपिक्ट एन एलियन कल्चर विच एडवर्सली अफेक्टेड आवर वैल्यूज। कह रहे हैं कि वो एक विदेशी संस्कृति का चित्रण करते हैं जो हमारे मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। आप मुझे बताइए, एक चौराहे पे आप खड़े हैं, एक चौराहा अच्छा भीड़ भाड़ का है, एक आपको ज्ञान की बातें कर रहा है, एक आपको अल्कोहल ऑफर कर रहा है, एक आपको सिगरेट ऑफर कर रहा है, एक आपको किताब की बातें कर रहा है। ये बताइए, कोई ज्ञान आपको देने की कोशिश कर रहा है, क्या वो जबरदस्ती आपको दे देगा? कोई अल्कोहल आपको ऑफर कर रहा है, क्या वो जबरदस्ती ऑफर कर देगा? कोई सिगरेट आपको ऑफर कर रहा है, क्या वो जबरदस्ती ऑफर कर देगा? कोई आपको जो है वो चरितार्थ की चीजें आपको गाइड कर रहा है, क्या वो जबरदस्ती ऑफर कर देगा? नहीं, नहीं कर सकता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे एक्सेप्ट करें या ना करें। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे एक्सेप्ट करें या ना करें। और आजकल तो भारतीय मूवी काफी संस्कारों से बन के बनी होती हैं। आजकल तो भारतीय मूवीज में काफी संस्कार होते हैं।
तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो बाहर की मूवीज हैं उनका चित्रण गलत है, या हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो भारतीय मूवीज हैं उनका चित्रण सही है या गलत है। अपनी अपनी जगह देखिए, कोई भी चीज अगर गलत होती तो वहां की सरकार भी बैन करती, यहां की सरकार भी बैन करती। समझिए इस चीज को, कोई चीज अगर गलत होती तो उसको वहां की भी सरकार, जहां भी मूवीज वो बनी है वहां भी बैन हो जाती, यहां भी वो बैन हो जाती। हर एक जगह का अपना क्राइटेरिया है। देखिए, कोई एक मूवी किड्स के लिए होती है, कोई एक मूवी एडल्ट के लिए होती है, कोई एक मूवी एडल्ट प्लस के लिए होती है। ये क्राइटेरिया है, इसको आप गलत नहीं कहेंगे। ये समाज के वर्ग के हिसाब से बनाया गया है, समाज के वर्ग के हिसाब से। दूसरी चीज, आप इन तीनों क्राइटेरिया को हटा दीजिए, आप किस तरह की मूवी देखना पसंद करते हैं आप ये बता दीजिए, दैट्स इट, बात खत्म। तो हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि मूवीज का चित्रण गलत होता है। आपकी क्या चॉइस है, आप उसे किस तरह, किसी को फिक्शन पसंद है, किसी को क्राइम मूवीज पसंद है, किसी को एक डरावनी मूवी पसंद है। हर किसी का अपना एक नेचर होता है किसी भी चीज को देखने का। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कोई ऐसा कल्चर जो है वो दे रहे हैं जो हमें जो है वो प्रतिकूल प्रभाव डाले, ऐसा नहीं। हम बहुत सारी चीजें, आपने देखा होगा विदेश की मूवीज की बहुत सारी चीजें हमने अपने देश में कॉपी करी हैं, या हमारे देश की बहुत सारी ऐसी मूवीज का जो है वो चित्रण है जो विदेश में फॉलो किया जाता है, राइट, ठीक है। तो हम कभी भी इसको कंपेयर नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम ज्यादा अच्छे हैं वो गलत है, या वो बहुत अच्छा है हम गलत है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। तो पहला वाला आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। नो, फॉरेन फिल्म्स आर ऑफ हाई आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड। कह रहे हैं कि फॉरेन फिल्म्स की जो मूवी होती है ना उसमें हाई आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड होता है। यार आप सीधे सीधे रजनीकांत को यार खराब बोल रहे हो यार। अगर मैं कहूं रजनीकांत का जो स्टैंडर्ड है वो हाई आर्टिस्टिक है, आप सीधे सीधे अमिताभ बच्चन को खराब बोल रहे हो यार। आप कहो अमिताभ बच्चन जी का जो स्टेटमेंट है वो सॉरी जो स्टैंडर्ड है वो हाई आर्टिस्टिक है, आप सीधे सीधे टॉम क्रूज को खराब बोल रहे हो यार। यानी कि ये स्टेटमेंट ना तो टॉम क्रूज पे लागू होगा, ये स्टेटमेंट ना तो रजनीकांत जी पे लागू होगा, ये स्टेटमेंट ना तो अमिताभ बच्चन जी पे लागू होगा। सब अपनी जगह परफेक्ट हैं, सब अपनी जगह परफेक्ट है, कोई खराब नहीं है अपनी अपनी जगह। अगर आपका वहां का स्टैंडर्ड इतना जो है वो आप कह रहे हैं कि अच्छा होता, तो हमारे देश में आप देखिए रजनीकांत जी की जब मूवी लगती है तो लोग पूजा करते हैं, पूजा करते हैं भाई, पूजा करते हैं, मतलब आप समझ लो, राइट, ठीक है। ऐसे ही आजकल आप देखिए मनोज वाजपेयी जैसे एक्टर हैं, पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर हैं, कि लोग इनके एक्टिंग की कला को अप्रिशिएट करते हैं कि भाई क्या जेन्युइन एक्टिंग करते हैं ये, राइट, ठीक है। तो हम किसी को भी किसी से कम नहीं कह सकते हैं, हम किसी को भी किसी से ज्यादा नहीं कह सकते हैं। ये दोनों ही अपने आप में क्या है, एक वीक आर्ग्यूमेंट्स हैं, और वीक अगर आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो मेरा आंसर क्या होगा, डी फॉलोस। यार ये पोल में क्या है यार, इसको मैं आज ही जो है वो टीम को मैं डिस्कस करता हूं, ये पोल जो है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला स्टेटमेंट, चलिए। चलिए चेक कर लेते हैं। शुड देयर बी अपर एज लिमिट ऑफ 65 फॉर कंटेस्टिंग पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस? क्या संसदीय विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 65 साल की उम्र ऊपरी आयु सीमा तय होनी चाहिए क्या? कह रहे हैं यस, जनरली पीपल अबव द एज ऑफ 65 लूज देयर डायनामिज्म एंड विल पावर। भाई आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते, हमारे पास इतने परफेक्ट एक ऐसे एग्जाम्पल है जिसके सामने ये स्टेटमेंट कहीं भी नहीं आएगा। आप ये स्टेटमेंट कहीं से भी लागू नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐसे एग्जाम्पल है जिसके द्वारा ये स्टेटमेंट कहीं स्टैंड नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट कहीं स्टैंड नहीं करेगा भाई। आप इसको बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट कहीं से भी वैलिड है?
तो मुझे बहुत डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट। बट ये कहीं से भी वैलिड नहीं है क्योंकि हमारे पास लाइव एग्जांपल है, राइट, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो मैं यहां पे किसी पार्टी पक्ष वर्ग के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप अगर वर्किंग स्टाइल देखिए, है ना, आप अगर वर्किंग स्टाइल देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मोदी साहब की बात करूं, आप एक बार मोदी साहब को देखिए कि किस तरह से वो मतलब आज भी जिस तरह से वो एक एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेशन करते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आप कभी देखिए फारूक मतलब अब्दुल्ला साहब हैं, वो इतने एक्टिवली आज भी पार्लियामेंट्री सेशंस में एक्टिव रहते हैं, अपनी बात रखते हैं और अपने हर एक पॉइंट्स को, तो आप कभी भी उम्र के हिसाब से नहीं कह सकते हैं कि उनका डायनामिज्म जो है वो लूज हो गया है, अभी वो अपनी बात प्रॉपर नहीं रख सकते हैं। 100% गलत हो जाएगा। सो पहला वाला कंफर्म यहां पे गलत है, कोई इसका मतलब तर्क ही नहीं है, राइट, ठीक है। अगले पे आ जाइए। No, the lifespan is so increased that people remain physically or mentally active even up to the age of 80। कह रहे नहीं, जीवन काल इतना बढ़ गया है कि लोग 80 तक भी शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय नहीं रह सकते हैं। देखो ये वाला भी वैलिड नहीं है क्योंकि ये भी सबके लिए लागू नहीं होता। जैसे ये सबके लिए लागू नहीं होता, आप इसको गलत कह सकते हैं, ऐसे ये भी हर जगह लागू नहीं होता है, राइट, ठीक है। कई लोग जो है एक एज के बाद अपनी राजनीति को वहां पे वो क्लोज कर देते हैं, उनको लगता है कि कोई और वहां पे आ जाए, क्योंकि अभी उनका हेल्थ जो है उतना काम नहीं करता है, तो वो फिर किसी और को वो चीज दे देते हैं कि भाई आप करिए, अभी मैं उतना परफेक्ट जो है वो वर्क नहीं कर सकता हूं, राइट, ठीक है। तो ये वाला भी आपका उतना वैलिड हम नहीं कह सकते हैं, ये दोनों ही आपके गड़बड़ हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल 76% लोगों ने कहा कि प्रियांशी, डॉली, बर्नाली, काजल, देन मिताली, शिवांगी, नीति, अतुल, विजय, हिना, ईश्वरलाल, आरुषि कुमारी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर एग्जाम्पल ऑफ नहीं, वही हम कह रहे हैं ना कि भाई आप दोनों ही स्टेटमेंट को डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि भाई डायनामिज्म खत्म हो जाएगा, है ना, ये चीजें गलत हो जाएंगी, समझ रहे हैं आप। चलिए इसको बताइए। क्या बोले राजा? Should India make efforts to harness solar energy to fulfill its energy requirement? क्या भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए? आपको स्टेटमेंट से क्या समझ में आया? स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको अपने घर में और पैसा आने के लिए क्या आपको अदर इनकम के बारे में भी सोचना चाहिए? इसका मतलब क्या है कि शायद जितना पैसा अभी आप अर्न कर रहे हैं उससे घर की बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है। गॉट इट? समझ में आई बात? क्लियर है? स्टेटमेंट से समझ में आ गया? क्या ये कह रहा है कि क्या भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए? कह रहे हैं हां, वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ऊर्जा स्रोत समाप्त होने योग्य हैं या समाप्त हो सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कभी कभी किसी शहर में एकाएक बिजली कट जाती है, फिर पता चलता है कि अरे वहां पे कोल की प्रॉब्लम हो गई थी, या फिर वो मशीनरी खराब हो गई थी, या फिर हमारे पास कोल के संसाधन बहुत कम बचे थे, और वो फाइनली, आपने अभी पाकिस्तान का एग्जांपल सुना होगा कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जो है वो लाइट बंद हो गई थी। पूरे पाकिस्तान में लाइट आधे में तो बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो जो बेसिक नीड्स होती है लाइट जलाने की, उसकी खपत ही पूरी हो गई थी भाई, कुछ बचा ही नहीं था। तो यस, अगर मैं ये स्टेटमेंट लूं तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि भाई जो बचे हुए सोर्सेज हैं उनके एक टाइम पीरियड होता है, लेकिन एक जो सोलर ऊर्जा होती है, आपने देखा होगा सोलर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसमें आप ये अभी आपको, चूंकि आप जीए पढ़ रहे हैं, 25 तारीख को एग्जाम है आपका, सूर्योदय योजना अभी जो लागू हुई है वो इसलिए ही लागू हुई है ताकि इन खपत को बचाने के लिए हम जो है वो सोलर एनर्जी का भी उपयोग कर सकें। तो यस, पहला वाला बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, एकदम सही कह रहा है।
नहीं, सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसकी भारत में कमी है। मान लीजिए मुझे स्टडी करने के लिए विदेश जाना है, ठीक है, और मेरे घर की स्थिति बहुत खराब है। चलिए मेरा एग्जांपल छोड़िए, सुंदर पिचाई जी का एग्जांपल लेते हैं। सुंदर पिचाई जी को जब विदेश जाना था तो उनके पास पैसा नहीं था। तो जितना मैंने पढ़ा है या जितना मुझे रिकॉल हो रहा है, शायद उनके पिताजी ने जमीन का कोई एक टुकड़ा बेच दिया था। जमीन का कोई एक टुकड़ा बेच के फिर ये जो है वो वहां गए थे और अपनी स्टडी आगे कंप्लीट किए थे, जॉब अपनी कंप्लीट किए थे। तो कभी भी किसी चीज की आपको मतलब अगर नीड होती है तो आपको एट द एंड फिर वो पैसा आप निकाल ही लेते हैं। सिंपल एग्जांपल, घर में अगर कोई बीमार है, बहुत बीमार है और आईसीयू में भर्ती है और पैसे की नीड है, डॉक्टर ने बोल दिया पैसा चाहिए, तो क्या आप पैसे के बारे में सोचोगे? नहीं सोचोगे। आपको चाहे लोन लेना पड़े, चाहे जमीन बेचनी पड़े, है ना, चाहे घर भी गिरवी रखना पड़े, लेकिन आप सोचते नहीं है एक बार, क्योंकि आपके लिए पहले इंसान प्रायोरिटी होता है। तो सेकंड वाली बात कहीं से भी आपका क्या नहीं है, जो है वो वैलिड नहीं है। ओके, ठीक है। चलिए सर आप अपडेट नहीं हो। अरे हमने बस ऊपर ऊपर पढ़ लिया था, है ना। अब क्या है कि हमने आखिरी बार हमें जीए पढ़े जो है वो काफी समय हो गया, तो अभी जीए की ज्यादा बेसिक नीड की आवश्यकता मुझे पड़ी नहीं है। बट मैं देखूंगा अगर मुझे वापस आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी तो मैं एक बार जीए वापस रिकॉल करूंगा। विद्या, कुलदीप, मिताली, तथागत, मयूरी, प्रकाश, रिक्तिका, काजल, रेखा, लक्ष्मण सर, प्रेरणा, हिना, नाजिया, बरनाली, अतुल, प्राची, राशि, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल। यहां पे हिंदी थोड़ा सा और अपडेट लिखना चाहिए। ऐसा लिखना चाहिए कि ये बहुत जरूरी है कि कई कई छात्र जो हैं वो भविष्य में अपना राजनीतिक कैरियर बनाते हैं, राइट। ये स्टेटमेंट थोड़ा ऐसा हिंदी में होना चाहिए। शुड देयर बी स्टूडेंट यूनियन इन कॉलेज यूनिवर्सिटी? क्या कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र संघ होना चाहिए? क्या छात्र संघ क्या होता है पहले समझ लो। मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं कॉलेज में हूं, मुझे कोई समस्या है, मान लो कोई ऐसा एक नियम जो मेरे अगेंस्ट है या मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। अब मैं अकेले जाऊंगा तो मेरी बात तो नहीं सुनी जाएगी, जाहिर सी बात है, अकेले मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। तो क्या होता है कि एक यूनियन बन जाता है। उस यूनियन में 10, 20, 50 मेंबर होते हैं और वो यूनियन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे आपने किसी उद्योग में देखा होगा कि एक यूनियन होता है कर्मचारियों का, तो वो एक साथ जाके अपनी बात रखते हैं, तो वो माना जाता है कि हाँ भाई अगर इनकी बात हमने नहीं सुनी तो ये शायद पूरी चीजों को जो है वो बंद कर देंगे, जिससे नुकसान हो जाएगा। तो वो एक स्टूडेंट यूनियन होता है जहां पे ग्रुप ऑफ एक जो है वो टीम होती है, वहां पे अपना पॉइंट रेस करिए। वो पहले उसको समझते हैं कि वो पॉइंट कितना वैलिड है। अगर वो जेन्युइन वैलिड होता है तो वो उस पॉइंट को रेस करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी बात लेके जाइए सारी बातें मान ली जाएंगी, क्योंकि उनको भी ये मालूम है कि अगर वो ऊपर जाके बात रखेंगे तो उनके पॉइंट वैलिड होने चाहिए। कुछ भी नहीं, अरे सर वहां पे पानी था, आपने पानी की जगह वहां पे बस खड़ी कर दी, हम क्रिकेट कैसे खेलेंगे? ये पॉइंट में डिबेट नहीं होती है। वैलिड पॉइंट होनी चाहिए आर्गुमेंट, ताकि वो जब ऊपर जाके कर पाए तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होना चाहिए। ठीक है, पहले पे आ जाओ। ये नो दिस विल क्रिएट पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन द कैंपस। यस, 100% वैलिड है। अगर मैं एक कॉलेज के अंदर स्टूडेंट यूनियन बना रहा हूं तो यह बात तो सही है कि एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर तो बनेगा, है ना। लोग जो है वो ग्रुप बना बना के आएंगे कि हाँ सुनिए आपके पास कोई समस्या है आइएगा, अरे चलो हम एक वहां पे वो कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, आपको भी खड़े होना है, आपको भी हाय हाय करना है ना, चलिए आप लोग भी थोड़ा खड़े हो जाइएगा, थोड़ा सा एक वो बनेगा कि भाई यूनियन है। तो ये वाला एटमॉस्फेयर एक कॉलेज में होगा। अगर एक छात्र संघ बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो है वो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। यानी कि यहां पे जिसने भी इस बात को अपोज किया है बिल्कुल वैलिड अपोज किया है कि हां भाई अगर छात्र संघ बनेगा तो पॉलिटिकल माहौल भी कॉलेज में, कैंपस में बनेगा। बिल्कुल सही है। सेकंड पे आइए।
No, it is very necessary students. It is very necessary students are future political leaders. शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने जो अपनी राजनीति स्टार्ट करी थी वो छात्र संघ से स्टार्ट करी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो छात्र नेता के रूप में वो आगे बढ़े थे और उन्होंने देश को बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं। मुझे और नाम नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो स्कूल कॉलेजेस में अपना उन्होंने एक जो है वो पहली बार उन्हें पता चला कि अपनी बात वो रख सकते हैं, सोशल डिबेट वो कर सकते हैं, सामाजिक जो है वो बातों को समाज तक पहुंचा सकते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने छात्र संघ के रूप में अपना कैरियर स्टार्ट किया, यहां से कैरियर को उन्होंने बनाना स्टार्ट किया और देश के बड़े बड़े पॉलिटिकल पदों पे रहे हैं और देश की सेवा की हैं। तो यस, हाँ जी, वेंकैया नायडू जी, बिल्कुल वेंकैया नायडू जी भी जो है वो छात्र संघ के रूप में जो है वो सबसे पहले उभरे थे। फिर उन्हें वहां से पता चला कि मैं इसको और बेटर तरीके से कर सकता हूं, तो आगे का रास्ता उन्होंने इसी में चुना और देखिए देश को उन्होंने कई जो है वो सेवाएं दी हैं। तो यस, ये बात बिल्कुल वैलिड है कि छात्र संघ इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि हो सकता है मेरे अंदर वो गुण हो जिसका मुझे अभी तक मंच नहीं मिला, लेकिन अगर कॉलेज के माध्यम से मुझे वो मंच मिल जाएगा तो हो सकता है मुझे ये पता चल जाए कि मैं ऐसे में अपना कैरियर परस्यू कर सकता हूं और मैं आगे इसमें निकल जाऊं। क्योंकि बहुत सारे जो लीडर्स हैं, जो देश के बड़े लीडर्स हैं, वो इन जगहों से निकल के देश के बड़े बड़े पदों पर रह के अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो जो इसको सपोर्ट कर रहा है वो भी गलत सपोर्ट नहीं कर रहा है, एकदम वैलिड सपोर्ट कर रहा है, एकदम वैलिड सपोर्ट कर रहा है। जो अपोज कर रहा है उसका भी पॉइंट स्ट्रांग है, नो डाउट, लेकिन जो सपोर्ट कर रहा है उसका भी पॉइंट यहां पे 100% स्ट्रांग जो है वो हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा सर? आंसर यहां पे सी ऑप्शन यानी आइदर। क्या बनेगा आंसर? आइदर। यार ये पोल, एक बार पोल इस पे, यार पोल पे आज मैं एक बार करवाता हूं। एक पोल पे चल रहा है, एक पोल पे नहीं चल रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल। चलिए इस पे आ जाइए। चलिए चेक कर लेते हैं इस सवाल को। शुड ऑल द एनुअल एग्जामिनेशंस अप टू क्लास 5 बी अबॉलिश्ड? क्या कक्षा 5 तक की सभी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए क्या? देखो यहां पे मैं आपको समझा देता हूं कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। ऐसा नहीं कह रहा है कि वो 5वीं जो है वो खत्म कर दे, समझिए 5वीं की क्लास ही खत्म कर दे, ऐसा नहीं बोल रहा है। लेकिन आपने जो सुना है कि पहले आपके टाइम पे भी, अगर आपको याद होगा बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, 5वीं बोर्ड हुआ करता था, 8वीं बोर्ड हुआ करता था, 10वीं तो है ही और 12वीं भी एक बोर्ड है ही, राइट? ठीक है, तो 5वीं बोर्ड हुआ करता था, 8वीं बोर्ड हुआ करता था, 10वीं बोर्ड हुआ करता था और 10वीं और 12वीं तो खैर आज भी है। 5वीं जो बोर्ड हुआ करता था उसमें हमेशा डिबेट रही है, हमेशा डिबेट रही है। और आपने देखा होगा कई जगह जो है वो 5वीं बोर्ड को हटाया भी गया है। कई ऐसे जो है वो माध्यम है एजुकेशन के जिन्होंने 5वीं बोर्ड को हटा दिया था। क्यों हटाया था? क्योंकि द यंग स्टूडेंट शुड नॉट बी बर्डन विथ सच एग्जामिनेशन विच हैम्पर देयर नेचुरल ग्रोथ। आप बताइए, 5वीं का स्टूडेंट है जिसको आप प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई ये बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, समझ रहे हैं आप? तो आपने देखा होगा कई ऐसे माध्यम है एजुकेशनल के, कई ऐसी जगहें हैं जहां पे 5वीं बोर्ड को हटा दिया गया था और 5वीं बोर्ड को हटा के 8वीं से सीधे बोर्ड को लागू किया गया था। क्या आपने ये सुना है? क्या आपने ये सुना है कि हां भाई 8वीं, 10वीं और 12वीं? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे टाइम पे 5वीं भी बोर्ड था, लेकिन कुछ टाइम बाद 5वीं पे डिबेट जो है वो स्टार्ट हो गई थी और बड़ी खतरनाक डिबेट हुई थी, जिसके बाद 5वीं को जो है वो बोर्ड से हटा, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग यहां पे प्रावधान है। तो यस, जिसने भी इसको हटाया था वो बहुत वैलिड तर्क के साथ हटाया था कि भाई 5वीं के बच्चे को आप बोर्ड मत करो यार, वो अभी बच्चा बड़ा हो रहा है, वो बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, अभी वो डेवलप कर रहा है, आप उसको इतना प्रेशर मत दो।
आप उसे एजुकेशन का इतना प्रेशर मत दो यार। आप 8वीं से बोर्ड कर दो, है ना, आप 8वीं तक फिर भी चल जाएगा, 5वीं तक बोर्ड मत रखो यार। ये इस तरह की डिबेट हुई थी और डिबेट काफी अच्छे लेवल तक गई थी, जहां से ये कंक्लूजन निकला था कि भाई साहब आप 5वीं को डिबेट मतलब जो है वो बोर्ड में मत डालिए। तो इसका एक वैलिड तर्क सिर्फ ये था कि अर्ली स्टेज पे उनमें इस तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहिए, राइट, ठीक है। इससे उनके स्वाभाविक विकासशील वो वैसे ही हो रहे, विकसित वो वैसे ही हो रहे हैं। वो आप अलग अलग एक्टिविटीज करवा रहे हो, आप खेल भी करवा रहे हो, आप एजुकेशनल सिस्टम भी करवा रहे हो, आप उन्हें जो है वो कंपटीशन में भी भेज रहे हो, आप डांस करवा रहे हो, सिंगिंग, अच्छी बात है, आप डेवलप करो, लेकिन आप बोझ मत डालो कि देखो यार ये तुम्हारा जो है वो डांस का प्रोग्राम है, ये ऑल इंडिया लेवल पे है, तुम्हें जीतना ही है, अरे भाई तुम्हें जीतना ही है। क्या होता है, आप 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के बच्चे से उम्मीद थोड़ी करोगे कि भाई आपको जीतना ही है। आप 10 साल के बच्चों को ये प्रेशर थोड़ी मतलब डालोगे कि आपको जीतना ही है। नहीं कर सकते आप, आपको नहीं करना चाहिए, राइट, ठीक है, ओके। ये क्या हो जाएगा, मतलब इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको स्टेटमेंट का मतलब समझा दिया। स्टार्टिंग में मैंने आपको स्टेटमेंट का मतलब समझा दिया कि आप इसको नॉर्मल मत लीजिएगा कि एक नॉर्मल एग्जाम की बात हो रही है। यहां पे वो बोर्ड को कहना चाह रहा है, वो बोर्ड को इंडिकेट कर रहा है, राइट, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में समझा के फिर मैंने अपने एक्सप्लेनेशन को आगे स्टार्ट किया है, ठीक है। पहला वाला आपका बिल्कुल वैलिड है, 100% वैलिड है। No, the student will not study seriously as they will get automatic promotion to the next class and this will affect them in future. देखिए, अगर आप यहां पे सिंपल देखेंगे सेकंड वाले स्टेटमेंट को, तो ये क्या कह रहा है कि छात्र गंभीरता से पढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें अगली कक्षा में स्वचालित पदोन्नति मिल जाएगी और इसका भविष्य में उन पर असर पड़ेगा। देखिए, ये वाला पॉइंट भी आप एक प्रकार से वैलिड कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, जब इस पर डिबेट हुई है तो कई जगह पे इसको लागू किया गया था, कई जगह लागू नहीं भी किया गया था। क्यों? उनके अपने पॉइंट थे जो कहीं से भी गलत नहीं थे, जहां लागू था वहां अपने पॉइंटर्स थे जो कहीं से भी गलत नहीं थे। तो पॉइंट ये वाला भी वैलिड है, हम इसको प्रॉपर गलत नहीं कहेंगे कि हां भाई वो उसको सीरियसली नहीं लेंगे, फिर उनको तुरंत पदोन्नति मिल जाएगी, उसकी सीरियस वैल्यू वो नहीं कर पाएंगे, जिससे उनके जो है वो भविष्य में कुछ हद तक जो है वो समस्याएं हो सकती हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप इसको भी यहां पे क्या कहेंगे, वैलिड कहेंगे। देखो, मैंने स्टार्टिंग में वही समझाया, मैं बार बार ये कह रहा हूं, सुन लो, मैंने बार बार स्टार्टिंग में ये बोला कि यहां एनुअल एग्जाम से मतलब बोर्ड का है। मैंने बोर्ड का रेफरेंस दे के बोला है, मैंने बोर्ड का रेफरेंस यहां पे दे के बोला है। समझ में आई बात? क्लियर है? ओके, हमने यहां पे बोर्ड का रेफरेंस दे के बोला है, एनुअल एग्जाम्स की बात नहीं करी है, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्लैरिफाई किया, उसके बाद मैंने आगे जो है वो समझाना स्टार्ट किया। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो नेक्स्ट पे आते हैं, ये वाला भी चलिए इस वाले को देखिए। नहीं नहीं, एग्जाम में शुभी एक्चुअली यहां पे बोर्ड ही लिखना था, इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया, यहां पे वो वर्ड जो है वो बोर्ड का ही आना चाहिए था। चलिए क्या स्टेटमेंट है देखिए, शुड बी स्क्रैप द सिस्टम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन बियॉन्ड द ग्रेजुएशन। कह रहे हैं कि क्या हमें स्नातक स्तर से आगे की औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। कह रहे हैं कि आपने अगर डिग्री कर ली है तो डिग्री तक ठीक है, डिग्री के आगे अब नहीं पढ़ाई होनी चाहिए, डिग्री के आगे आपको पढ़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं यस, इट विल मीन टेकिंग एम्प्लॉयमेंट एट एन अर्ली डेट। कह रहे हैं कि हां, इससे क्या होगा कि जल्द से जल्द रोजगार जो है वो मिल जाएगा। देखिए, मैंने बैचलर डिग्री करी हुई है और आपके सामने खड़ा हूं मैं,
है ना। हमारे हमारे फील्ड में मतलब तभी क्या कि भाई आपने बीटेक कर लिया है और अभी आपकी स्किल डेवलप हो गई है, तो आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना कैरियर जो है वो परस्यू कर सकते हैं, राइट। ठीक है, फिर मुझे पता चला कि नहीं यार, मेरे पास इन सब्जेक्ट की भी डेप्थ नॉलेज है, तो मैंने वहां से कैरियर स्विच करके मैं टीचिंग में आ गया, क्योंकि मुझे क्या कहते हैं मालूम था कि मैं ठीक ठीक मुझे डेप्थ नॉलेज जो है वो मैथ्स की भी है, डेप्थ नॉलेज मुझे रीजनिंग की है, तो मैंने यहां भी अपना कैरियर परस्यू कर लिया। कहने का मतलब क्या है, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो ऑलरेडी बीटेक या बैचलर के बाद आपको जॉब ऑफर करती हैं। तो आप ये मत बोलिए कि आपने बस बैचलर डिग्री लीजिए, उसके आगे आप मत पढ़िए, आपको जॉब जो है वो जल्दी मिलेगा। तो जॉब तो वैसे ही जल्दी मिल रहा है। आप अगर जिस एग्जाम की आप अभी बैठ के तैयारी कर रहे हैं, 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो बैचलर डिग्री ही लेके बैठे हुए हैं और वो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल इनवैलिड स्टेटमेंट है, इसको कहीं से भी हम सही नहीं बोल सकते हैं। नो, इट विल मीन लैक ऑफ डेप्थ ऑफ नॉलेज। आप एक बात बताइए, अगर आप आईआईटी में एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप इकोनॉमिक्स में एक जो है वो व्याख्याता बनना चाहते हैं किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वहां मास्टर्स डिग्री, आपको वहां पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप एक आईआईटी जैसे मतलब पदों में, या फिर मैं कहूं कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर आप एक व्याख्याता बन रहे हैं, तो जब तक आपकी डीप नॉलेज नहीं है, यह बिल्कुल सही है कि भाई आपको नहीं लेना चाहिए, एकदम नहीं लिया जाना चाहिए। कारण यह है कि भाई वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आपको डेप्थ पढ़ाना पड़ेगा, आपको डेप्थ पढ़ाना ही पड़ेगा। तो यस, अगर आप ये वाला क्राइटेरिया हटा दोगे तो बिल्कुल सही है कि हम पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें उन जगहों पे, देश के बड़े बड़े पदों पे हमें लोगों को रखना है, वहां पे हमें डेप्थ नॉलेज तो चाहिए, क्योंकि डेप्थ नॉलेज हमें आने वाली पीढ़ियों को देना है। इसका मतलब यह है कि सेकंड वाला हमारा एकदम वैलिड होगा, सेकंड वाला वैलिड आर्गुमेंट है। आंसर क्या होगा? ओनली टू। क्या हो जाएगा? ओनली टू। महिमा, खुशबू, काजल, आशीष, रुचि, संदीप, अनिल, आशीष, खुशबू, आरुषि, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए नेक्स्ट। ध्यान से। Should the government immediately stop registration of new cars for private use throughout the country with immediate effect? कह रहे हैं कि क्या सरकार को निजी प्रयोग के लिए कारों की रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए क्या? ऐसा कहा जा रहा है। कह रहे हैं नो, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव अथॉरिटी टू डू सो। अच्छा जी, गवर्नमेंट को कह रहे हो ना भैया, गवर्नमेंट को कह रहे हो कि उनके पास अथॉरिटी नहीं है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, यस, दिस इज द ओनली वे टू डिकंजेस्ट द रोड ऑफ बिग सिटीज इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, आप कभी भी कहीं भी किसी भी जगह, किसी भी इंसान, परिस्थिति, जगह, देश, राज्य, ह्यूमन बीइंग, जानवर, कहीं पे भी आप ओनली वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। मुझसे बेहतर रीजनिंग तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, सिर्फ मैं ही पढ़ाता हूं। गलत हो जाएगा। ठीक है, मुझसे बढ़िया आर्टिकल कोई लिखता ही नहीं है, सिर्फ मैं ही लिखता हूं। गलत हो जाएगा। इस देश में बहुत अच्छे टैलेंट हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ये अलग बात है, आपको मेरा समझ में आता है, आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अलग अलग जगह टीचर्स नहीं हैं। बिल्कुल हैं भाई। मुझे कोलगेट समझ में आ रहा है, लेकिन किसी को सेंसोडाइन पसंद है, किसी को पेप्सोडेंट पसंद है, किसी को क्लोजअप पसंद है। मुझे कोलगेट समझ में आ रहा है, अरे मुझे मुखारी समझ में आ रही है, मैं जा रहा हूं मुखारी। मुखारी क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। मुखारी मतलब होता है नीम की वो जो डंडी है उसको मुखारी कहते हैं, या हमारे गांव में साहू जी बमूर के पेड़ होता है,
बमूर का पेड़ होता है तो बमूर के पेड़ को आप उसकी डाली को तोड़ लीजिए, उससे भी आप मुखारी करना चालू कर दीजिए, वो भी मुखारी होगी। ओके ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या कि भाई ओनली वे तो नहीं हो सकता है, ओनली वे ऑलवेज गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये वाला कंफर्म गलत, दोनों ही गलत है। तो आंसर क्या हो गया, नाइदर फॉलोज। क्या हो जाएगा, नाइदर फॉलोज। 100% लोग, वाह वाह वाह, 100% लोग कह रहे हैं कि सर डी ऑप्शन होगा। अरे 100% बोले हो तो यहां लिखो भी तो। चलो ये अच्छा है कि पता चल गया कितने लोगों ने आंसर किया है। चलिए इसको बताइए। Should the management of all the private hospitals in India be taken over by government? कह रहे हैं कि जो देश में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन सभी की कमांड जो है वो सरकार के हाथ में होनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। कह रहे हैं यस, दिस विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द सर्विसेज रेंडर्ड बाय दीज हॉस्पिटल टू द पेशेंट। कह रहे हैं कि हां, इससे अस्पतालों द्वारा रोगियों को दी जाने वाली सेवा में काफी ज्यादा सुधार होगा। आप मुझे बताइए कि अगर एक सरकारी स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है, ऐसा नहीं कि दोनों अपनी जगह खराब हैं, लेकिन मतलब दोनों अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, लेकिन दोनों अपनी जगह खराब भी नहीं हैं। और आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो सरकारी की जगह प्राइवेट में ज्यादा जो है वो प्रायोरिटी देते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्राइवेट बहुत ही खराब है। ये सरकारी में भी लागू नहीं होगा कि सरकारी बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि सरकारी बहुत खराब है। अपने अपने मापदंड होते हैं। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि मैं अगर एज अ प्राइवेट ओनर हूं हॉस्पिटल का, मैंने सारे गवर्नमेंट्स के हॉस्पिटल ले लिए तो मैं सर्विसेज बहुत अच्छी दूंगा, और ये वाइस वर्सा भी हो जाएगा। पहला वाला वैलिड नहीं है, गलत हो जाएगा। नो, गवर्नमेंट डज नॉट हैव इनफ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन क्या कहते हैं रिसोर्सेज टू मैनेज दीज हॉस्पिटल्स। कह रहे हैं गवर्नमेंट डज नॉट हैव इनफ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। भाई ये तुम सरकार को कह रहे हो ना राजा? राजा तुम ही सही, सरकार को कह रहे हो भैया, सरकार को आप बोल रहे हो। चलिए क्या हो जाएगा आंसर, डी ऑप्शन। तो 73% लोगों ने यहां पे क्या किया है, रिक्तिका, मयूरी, राशि, रुचि, अमार्या, देन परमजीत, प्रियांशी, पारुल, लक्ष्मण सर, प्राची, अंकित, अनर्घा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगले पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए। जरा मुझे एक चीज बताना, थोड़ा थोड़ा मुझे समझाना, जो लोग भी यूपी से हैं, गंगा नदी इलाहाबाद से बनारस जाती है कि बनारस से इलाहाबाद आती है? थोड़ा एक बार कंफर्म करिएगा, तब तक मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। शुड द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट बिग डैम्स अक्रॉस द मेजर रिवर्स इन इंडिया इन मल्टीपल लोकेशन? क्या भारत में जो बड़ी नदियां हैं क्या उसमें डैम बना देने चाहिए क्या, अलग अलग लोकेशन में? क्या है, बनारस से इलाहाबाद जाता है, ठीक है ओके, मतलब बनारस से इलाहाबाद जो है वो गंगा नदी आती है, ठीक है ओके। पहला ये, नो दिस विल डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम ऑफ एंटायर कंट्री। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने बनारस में बहुत बड़ा डैम बना दिया तो क्या फिर जो इलाहाबाद को हम संगम नगरी बोलते हैं,
माघ मेला क्षेत्र बोलते हैं, जो माघ मेला अभी वहां बना हुआ है या अभी जो वो चल रहा है, क्या वो सुचारू रूप से चलता रहेगा? जिस इलाहाबाद की पहचान है संगम नगरी, जिस इलाहाबाद की पहचान है गंगा नदी, जिस प्रयागराज की पहचान है गंगा, क्या अगर हम ऐसा कुछ कर देंगे तो क्या वो पहचान रह जाएगी? द आंसर इज नो, नहीं रह जाएगी। यस, सिस्टम बिगड़ जाएगा, इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते आप, राइट? ठीक है, अगर आप देश की मेजर नदियां, जो कि बड़ी नदियां हैं, अगर आप वहां पे ये डैम बना देंगे तो वो जो उसका प्रवाह हो रहा है, वो जहां जहां जा रहा है, हो सकता है वो एक धार्मिक स्थल हो सकता है वहां पे लोगों को पानी की नीड हो सकता है वहां पे वो नदी ही एकमात्र सहारा हो। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आप जो है इकोसिस्टम को खराब कर देंगे। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। देखो, इंटायर कंट्री मतलब क्या? देखो, इंटायर कंट्री से मतलब क्या होता है भाई? इलाहाबाद एक अगर माघ मेला क्षेत्र है जहां पे 2025 में महाकुंभ होने वाला है, अगर वहां पूरी दुनिया से लोग आएंगे तो उसको एक इंटायर कंट्री का एक प्रोग्राम तो कहा जाएगा ना, उसको एक इंटायर कंट्री का प्रोग्राम कहा जाएगा। तो अगर वो किसी एक शहर में भी हो रहा है ना, तो वो कंट्री को अफेक्ट करेगा। भाई आप मुझे बताइए, अगर आपने बनारस में वो डैम बना दिया, पानी इलाहाबाद नहीं आ रहा है, आपको ये मालूम है कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो एक वहां का जो एक अर्थव्यवस्था है, उसका एक बहुत बड़ा स्रोत जो है वो संगम है, बहुत बड़ा जो स्रोत है वो माघ मेला क्षेत्र है, बहुत बड़ा जो स्रोत है वो गंगा नदी। बहुत लोगों की जॉब, नौकरियां, बिजनेस सब कुछ वहां चल रहे हैं। अगर आपने इसको कोलैप कर दिया तो यस, इकोसिस्टम वहां का खराब हो जाएगा, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते आप। गॉट इट? तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहां पे वैलिड हो जाएगा। सेकंड का ये नो, हां, पूरे देश में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर बनारस में मैंने पानी रोक दिया और अरुणाचल प्रदेश का जो आखिरी गांव है जहां मुझे सिंचाई का पानी पहुंचाना है, चलो मुझे बताओ मैं कैसे पहुंचाऊंगा? चलो मुझे बताओ मैं कैसे पहुंचाऊंगा, मुझे समझाना। अगर मैंने बनारस में डैम बना दिया और उसको पूरी तरह से बंद कर दिया और मुझे अरुणाचल प्रदेश के आखिरी गांव में जो है वो पानी पहुंचाना है खेत में सिंचाई के लिए, बताओ कैसे पहुंचेगा? बताओ कैसे पहुंचेगा? आप डैम, देखिए डैम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे यहां पे एक नदी है, बीहर नदी। उस बीहर नदी पे भी साहू जी जानते हैं, साहू जी यहीं के हैं, बाण सागर एक बांध है, वहां पे ऑलरेडी डैम बना हुआ है, लेकिन वो डैम ऐसे बना है कि बीहर नदी को ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है, वहां से भी पानी बह रहा है, लेकिन उन्होंने बाण सागर में एक डैम बना दिया है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम यहां से आसपास के जो क्षेत्र हैं जहां पे मुझे पानी की आपूर्ति करनी है वहां पे मैं इसको भेज दूं। तो वो बाण सागर जो डैम बना हुआ है उससे आसपास के क्षेत्रों में जहां पे आपूर्ति की कमी है वहां वो लगातार पहुंचाते हैं, लेकिन इससे बीहर नदी का जो बहाव है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो भी लगातार चल रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस क्षेत्र के लिए तो ये डैम मैंने बना दिया है, लेकिन जो बीहर नदी बह रही है ये आगे भी किसी क्षेत्र में काम आएगी, ये आगे भी किसी क्षेत्र में काम आएगी, ये आगे भी अपना इसका एक वहां भी उपयोग होगा। जैसे बीहर नदी जो है, हमारे यहां एक चचाई जलप्रपात है, हमारे यहां एक चचाई जलप्रपात है जहां बिजली बनती है, तो जो बाण सागर डैम हमने एक क्षेत्र के लिए बनाया हुआ है, ऐसी जो वो पानी जाता है तो वो चचाई में बिजली भी उत्पन्न करता है। अब सोचो अगर बीहर नदी को यहीं पे रोक दिया जाता, यहीं पे, तो क्या वो चचाई वाला जो बिजली का संयंत्र है, जो वहां पे परियोजना चल रही है, क्या वो बनती? क्या वहां से बिजली बनती? नहीं। द आंसर इज नो। आप डैम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप डैम बनाइए, एक क्षेत्र के लिए आप आपूर्ति पूरी कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि आप पूरा डैम को क्लोज करके पूरे देश में वो सप्लाई कर सकते हैं एक क्षेत्र से, द आंसर इज नो। नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, कभी ही नहीं सकते भाई। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप बनारस में डैम बनाइए और आप अरुणाचल प्रदेश के आखिरी गांव में पानी आपको भेजना है, कैसे भेजेंगे आप? नहीं भेज सकते आप। तो आपको एक पर्टिकुलर जगह तक जो है वो उसका
क्या सर उस हिसाब से तो बनास का डैम भी तो गंगा का फ्लो कंटिन्यू रखने की बात को ध्यान में रख के बनाया जा सकता है। हाँ जी, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपको ऐसा बनाना चाहिए, आपको ऐसा ही बनाना चाहिए। अगर आपको एक डैम बनाना है तो आप ऐसा बनाइए कि भाई बहाव चलता रहे, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए आप एक डैम बना दीजिए कि चलो आसपास के जो नियरेस्ट एरिया है वहां पे मैं पानी की आपूर्ति को पूरा कर सकूं। लेकिन आप सोचे पूरा बंद करके आप पूरे देश में उसको फैला सकते हैं? द आंसर इज नो, नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। राइट, ठीक है, एकदम वैलिड है, बिल्कुल तर्क के साथ यहां पे बात है। ठीक है, तो आपका यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? देखो, मल्टीपल लोकेशंस, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। ठीक है, कि मान लीजिए ये ऐसे हो गया, मान लीजिए अगर लेट सपोज कि बनारस का है, तो बनारस से अगर आप इलाहाबाद तक भी आए, यहां की पानी कहीं भी सिंचाई की आपूर्ति करनी होगी, तो भी डिस्टेंस पर्याप्त है, तो भी डिस्टेंस ये पर्याप्त है। आप डैम बनाइए, एक क्षेत्र के लिए बनाइए, लेकिन आप पानी के बहाव को पूरा नहीं रोक सकते हैं अगर वो मेजर रिवर है तो, अगर वो बड़ी नदी है तो। हमारी बिहार नदी तो वैसी बड़ी नहीं है, मैं जिस नदी के आपको एग्जांपल दे रहा हूं वो बड़ी नदी नहीं है, बहुत छोटी नदी है, आप जानते भी नहीं होंगे, हमारे रीवा सतना के लोग जानते हैं उसको, लेकिन तब भी उसके बहाव को नहीं रोका गया है। डैम बने हैं, अलग अलग क्षेत्र में डैम बने हैं, लेकिन उसके बहाव को बिल्कुल नहीं रोका गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड वाला यहां पे गलत हो जाएगा, पहला वाला यहां पे सही हो जाएगा। राइट, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत अच्छा स्टेटमेंट था यार। चलिए, आपको समझना है भाई, ये यहां पे आप इसलिए ही बैठे हैं क्योंकि आपको इन पॉइंट्स को समझना है, क्या कहना चाह रहा है वो। हम्म, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। Should the government sell major part of its stake in all the profit making public sector undertakings? कह रहे हैं क्या सरकार को लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी के बड़े हिस्से को बेच देना चाहिए क्या? सरकार को लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों, यानी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, जहां पे सरकार का एक अपना एक स्टेक होता है, राइट, ठीक है, कह रहे हैं क्या उनको बेच देना चाहिए क्या? कह रहे नहीं, सरकार को इन उपक्रमों का नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं। आप मुझे बताइए, बड़े अंडरटेकिंग्स जो देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, आप समझिए देश की अर्थव्यवस्था को, बड़ी बड़ी चीज, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है, केवल एग्जांपल, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्टील की कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो देश में हर जगह स्टील उसके लागू हो रहे हैं, ट्रेन में भी लागू हो रहे हैं, मान लीजिए घर बनाने में भी लागू हो रहे हैं, मान लीजिए रोडों में भी वो स्टील जो होती है वो वहीं से आ रही है। हर वो काम जहां पे स्टील का यूज हो रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी को यूज किया जा रहा है, उसके सामानों को यूज किया जा रहा है, और सरकार की अगर वहां पे हिस्सेदारी है तो आप सोचिए, आप खुद दिमाग लगाइए कि क्या सरकार को अपना जो स्टेक है क्या उसको हटाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा, वो बिल्कुल फिक्स पैसा है जो हमेशा आएगा, हमेशा सरकार को वहां से पैसा मिलने वाला है। तो ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि ऐसा इसको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, नहीं करना चाहिए। हां, इससे सरकार को, yes, this will help government reduce the quantum of huge budgetary deficit and augment its resources. इससे सरकार को विशाल बजटी घाटे को कम करने और अपने संसाधनों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। देखिए यहां पे अब आप थोड़ा पॉइंट समझिए। कई देशों में ऐसा किया गया है, आप अगर नहीं जानते हैं तो कई देशों में ऐसा किया गया है। ये करने का एक तर्क क्या था? आप अगर मुझे बताइए, मैं कह रहा हूं कि एक मेरी जमीन है, समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, मेरी एक जमीन है जो मेन स्टेशन के बिल्कुल सामने है, और कल वो जब स्टेशन डेवलप होगा तो सबसे पहले मेरी जमीन को फायदा होगा। मेरी जमीन इतनी महंगी, इतनी बेस्ट लोकेशन पे जमीन है, लेकिन अगर फिर भी मैं उसको बेचने का सोच रहा हूं तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि लोग मुझे पागल कहेंगे कि भाई तुम पगला गए हो क्या यार,
ये बताओ, तुम्हारा कल वो स्टेशन डेवलप होगा और सबसे पहले तुम्हें फायदा होगा, और तुम क्यों बेच रहे हो? तो मैं उनको क्या बताऊं कि भाई मेरे घर की कितनी परिस्थितियां हैं, हो सकता है मुझे कहीं और बड़ा स्टेट मतलब जो है वो इन्वेस्टमेंट करना होगा, ये जमीन बेच के मैं कहीं और प्लान कर रहा हूं। मैं उनको क्या समझाऊं? मैं उनको क्या समझाऊं? अब आप खुद देखिए ना, अगर सरकार इस चीज को सोच रही है तो यस, बजटी घाटे को कम करने और अपने संसाधनों को बढ़ाने में, देखो मैं अगर स्टेशन के, समझिए स्टेशन के बिल्कुल सामने जमीन है और वो मेरी एक प्राइम जमीन है, जिसको मैं, वैसे तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसको बेचूंगा, लेकिन आज मजबूरी ये हो गई कि अगर उसको बेचूंगा तो उससे जो पैसा मिलेगा उसको मैं बड़े अंडरटेकिंग में लगा दूंगा, एक बड़े जगह मैं स्टैक ले लूंगा, तो शायद जितना मुझे रिटर्न यहां से मिलेगा इसका बड़ा रिटर्न मुझे यहां से मिल जाएगा। समझिए आप, एक 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 जो है वो फाइनेंसेस में एक आपका स्टेटमेंट कहा जाता है, आप समझिए, आपके 10 पोर्टफोलियो होने से अच्छा है कि आपका 2 पोर्टफोलियो हो और उस 2 पोर्टफोलियो का जो रिटर्न हो वो 10 पोर्टफोलियो के बराबर होना चाहिए। फिर समझिए, वापस समझाता हूं, आपके पास 10 पोर्टफोलियो अगर हैं तो उससे मच बेटर है कि आपके पास 2 पोर्टफोलियो होना चाहिए और उस 2 पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो 10 के बराबर होना चाहिए। ये सुना है आपने? नहीं सुना है? जो लोग कॉमर्स वाले होंगे वो मेरी बात को बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या मेरे बातों का तर्क है। उस हिसाब से आपका सेकंड वाला भी यहां पे वैलिड है, एकदम यहां पे पॉइंट आपका जेन्युइन है, ये गलत नहीं कह रहा है, एकदम सही पॉइंट यहां पे कहा गया है। समझ में आ गई बात? राइट, ठीक है, तो दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। एक इसने पॉजिटिव एक्सपेक्ट में बोला है, एक इसने नेगेटिव बोला है, लेकिन पॉइंट यहां पे दोनों के वैलिड हैं। आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? आइदर और इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। चलिए, चलिए सवाल एक बार ध्यान से देखिए। Should there be uniform admission criteria for all the engineering colleges in India? क्या भारत में जो एडमिशन का एक प्रोसेस है, क्या वो एक रूप मानदंड में होना चाहिए? क्या ऐसा स्टेटमेंट कहा गया है? Can I? Yes, this will ensure quality of student admitted टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस। बिल्कुल सही है भाई, अगर मैं एक मापदंड रख दूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ भाई, हम यहां पे और कोई पहलू नहीं देखेंगे, हम सिर्फ एक पहलू देखेंगे कि बच्चा जो है वो टैलेंटेड होना चाहिए, उसके लिए हमने बराबर इक्वालिटी कर दी है। बिल्कुल हो सकता है, एकदम वैलिड पॉइंट है। नो, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अरे भाई, पॉसिबल होने को तो सब कुछ हो जाता है यार, है ना? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल तो कुछ होता ही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओनली वन इज द राइट आंसर। ओनली वन परफेक्ट सही जवाब हो जाएगा। आई होप इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा, सभी का आंसर बिल्कुल सेम होगा। चलिए इस पे आ जाइए। 3 कंक्लूजन है भाई। सवाल एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। क्या सरकार को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की खुदरा कीमतों का अविनियमन कर कीमतों को बाजार की स्थिति के अनुसार चलने देना चाहिए? क्या मतलब, ये सिंपली आपसे यही कह रहा है कि जो भी मार्केट की रेपो है, जो भी मार्केट की करंट स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई मान लीजिए मैं एक होलसेल का ग्राहक, मतलब दुकानदार हूं, परचून की दुकान है मेरी, ठीक है, और मान लीजिए मैंने
तेल खरीदा, ठीक है। अब तेल लेट सपोज मुझे 100 रुपए लीटर मिल गया, ठीक है, और आज जब मार्केट में इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसका रेट 105 रुपए हो गया। तो क्या मुझे उसे 105 में चलने देना चाहिए? क्या मतलब क्या वो अब 105 का, क्योंकि उस पर मेरा भी नुकसान है, मुझे भी भाई बहुत चीजें देखनी पड़ेगी। मैं वहां पे मालिक हूं, मेरी अपनी दुकान है, वो भी मुझे समझना पड़ेगा। हां, इससे तेल कंपनियों को अपने उत्पाद प्रतिस्पर्धी कीमत पर बेचने में बहुत सहायता होगी। दिस विल लार्जली हेल्प द ऑयल कंपनीज टू सेल देयर प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। भाई जाहिर सी बात है, अगर अगर किसी चीज में देखिए, बाजार की कीमतें इन्फ्लेशन पे डिपेंड करती हैं। अगर कोई चीज कम बढ़ रही है और अगर आप सेम जगह पे स्टिक करेंगे तो एट द एंड आपका नुकसान है। अगर मार्केट में हर कोई उसे जो है वो एक, भाई आपके कर अलग अलग तय होते हैं, आपको जीएसटी देनी है, आपको ये वाला कर देना है, ये कर देना है ना। हर एक चीजों को अगर आप पूरे मानदंड के साथ देखेंगे तो अगर आपका उसमें नुकसान हो रहा है तो आपको वहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो बाजार की कीमतें हैं हमें उसके अकॉर्डिंग चलाना बहुत अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। ओके, कौन है भाई ये? एक मिनट रुक जाओ जरा, पहले मैं इनसे थोड़ा निपट लूं, रुक जाइए। चलिए, स्वाहा हो गई है ना। चलिए स्वाहा हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट पे आइए। नो, द जनरल पब्लिक कैन नॉट अफोर्ड मार्केट ड्रिवन प्राइस ऑफ दीज प्रोडक्ट। देखिए आप एक चीज समझिए, एक चीज, आम जनता इन उत्पादों के लिए बाजार आधारित कीमतें अदा करने के लिए समर्थ नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ टाइम पहले प्याज की कीमतें बहुत हायर आसमान में थी, बहुत हायर आसमान में थी। और जैसे मान लीजिए जनरली अगर 20 रुपए 30 रुपए किलो जो है वो प्याज थी, तो वो प्याज का रेट 100 रुपए किलो हो गया था, 150 रुपए किलो हो गया था। क्या आप बताइए, जहां प्याज की एक्चुअल यूज था, जहां प्याज का एक्चुअल आवश्यकता था, क्या वहां प्याज का उपयोग नहीं किया गया? क्या प्याज का उपयोग नहीं किया गया? किया गया। समझिए, आप एक चीज समझिए, प्याज 30 रुपए किलो था, वो बढ़ के 150 रुपए किलो हो गया। हो सकता है हमने और आपने उसका उपयोग नहीं किया, लेकिन जहां पे प्याज की जेन्युइन आवश्यकता थी, क्या वहां पे उसका उपयोग हुआ? द आंसर इज यस। अगर आपके मेडिकल एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए हैं और वो पहले 50,000 रुपए थे और आपकी मजबूरी है 2 लाख रुपए भरना, तो आप भरेंगे, आप भरेंगे, ये 100% भरेंगे। लेकिन अगर मैं एक आम जनमानस की बात करूं तो यस, मैं ये कह सकता हूं कि एक आम जनमानस तो इतनी कीमत नहीं अदा करेगा। मान लीजिए, लेट सपोज फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी इंसान के पास पैसा है, पर्याप्त पैसा है, वो प्याज खाने का शौकीन है, उसके लिए प्याज की कीमत अभी 30 रुपए थी, अभी 150 हो गई, और वो 150 में खरीद रहा है। उसे कह रहा है कि नहीं भाई, मुझे प्याज तो चाहिए, चाहे इन्फ्लेशन कम हो या ज्यादा हो, मुझे तो प्याज खाना है। लेकिन जो हम जैसे आम जनमानस हैं, क्या हम उस टाइम पे 150 रुपए किलो में प्याज ले सकते हैं? द आंसर इज नो, नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। कुछ कुछ वर्ग के लोग उसको खरीद सकते होंगे, लेकिन अगर आप एक कॉमन पीपल की बात करें, शायद उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब सेकंड वाली बात भी आपकी क्या होगी? एकदम वैलिड होगी। थर्ड पे आ जाइए। No, government needs to subsidize these product and channelize the money for development projects. हाँ, सरकार को इन उत्पादों के लिए सहायकी जो है वो बंद कर देनी चाहिए और धन विकास परियोजना में लगाना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है, अगर मार्केट का इन्फ्लेशन रेट है और कोई जो है वो अपने प्याज की कीमतों को बढ़ा रहा है, तो हम एज अ सरकार क्या कर सकते हैं? उसके उपाय निकाल सकते हैं। उसके उपाय जो है वो निकाल सकते हैं कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे थोड़ा ध्यान दो, और देखो कहां पे भंडार रख लो, जो कि सरकार जनरली करती भी है। जैसे आपने देखा होगा एक टाइम पे चावल का जो है वो निर्यात जो है वो क्या हो गया था? रुक गया था। चावल का निर्यात जो है वो बंद हो गया था। इसका कारण यह था कि भाई हमें अपने देश की पहले आपूर्ति पूरी करनी है, देश की आपूर्ति पूरी हो जाएगी तो हम विदेश में भी भेज सकते हैं। तो सरकार का पहला कदम ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि हाँ भाई, वो इन उत्पादों के लिए सहायकी जो है वो बंद कर दे और धन विकास परियोजना में जो है वो लगाना चाहिए। तीसरा वाला पॉइंट भी आपका वैलिड हो जाएगा। ऑल फॉलो, मेरे आंसर यहां पे प्रॉपर बन जाएंगे, सारे के सारे सही हैं, सारे के सारे यहां पे सही हो जाएंगे। सभी को क्लियर है? एवरीवन समझ में आ गया? बहुत बढ़िया स्टेटमेंट था, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था। आई होप आपको चीजें अच्छे से डेप्थ में समझ में आई होंगी। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
ध्यान से। यार तुम एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक चीज मैं बता दूं, तुम अपने घर में कभी पिताजी को मत बोलना कि तुम पापा आप बहुत होशियार नहीं है, समझे आप। भले आपने बड़ा बड़ा किया होगा, हमें स्कूल स्कूल कॉलेज पहुंचा दिया होगा, तैयारी आप करवा रहे हैं, लेकिन कभी भी आप अपने पिताजी को ये नहीं बोल सकते कि पिताजी ऐसा है, आपसे ज्यादा बुद्धि अब हमारी चलने लगी है। समझ में आई बात। आप होंगे, आप ठीक है अपनी जनरेशन में कभी रहे होंगे, अब हम ही कलेक्टर हैं, हम ही कलेक्टर, हम ही कमिश्नर, हम ही हैं अब। तो ये आप कभी मत बोलना, एक बात ध्यान रखना। अब ये बात यहां कैसे लागू होती है आइए बताते हैं। Should the government take over all the private passenger transport companies across the country? क्या सरकार को देश भर की सभी प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनियों का अधिग्रहण कर लेना चाहिए? क्या कह रहे हैं कि जैसे आपने गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट की तरफ से जैसे आप ट्रेन चलाते हैं, जैसे कुछ गवर्नमेंट की बसेस चलाते हैं आप, जैसे गवर्नमेंट की और कुछ जो है वो ट्रांसपोर्ट योजनाएं आप चलाते हैं, ऐसी जितनी भी प्राइवेट चीजें हैं, चाहे प्लेन हो गया है ना, बस हो गया, उन सबको आप क्या करिए, उनको भी आप अधिग्रहण कर लीजिए, आप ही चलाइए उसको, ठीक है। कह रहे हैं यस दिस शुड बी डन एज द गवर्नमेंट रन द रेलवेज। कह रहे हैं जैसे सरकार रेल चलाती है वैसे ही यह किया जाना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए अभी अभी हालिया में गया था लखनऊ, ठीक है। लखनऊ के लिए मैं बताता हूं मेरा रूट क्या था। मैं सबसे पहले यहां से इलाहाबाद गया। इलाहाबाद जाने के बाद मेरा उद्देश्य था, इलाहाबाद इसलिए गया था क्योंकि मुझे वहां गंगा भी नहानी थी। तो मैंने बढ़िया गंगा में जो है वो डुबकी लगाई है ना, माँ गंगा को प्रणाम किया मैंने। उसके बाद मैं वहां से लखनऊ के रूट में गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक ट्रेन थी, एक बस थी। ट्रेन जैसे ही मैंने देखा कि भाई ये ट्रेन है तो, लेकिन ये ट्रेन मुझे पहुंचा रहा है सुबह जो है वो 11 बजे, ये ट्रेन जो है वो 12 घंटे लेट है, ये ट्रेन जो है वो 8 घंटे लेट है, ये ट्रेन मुझे 6 बजे पहुंचना है लेकिन ये ट्रेन 6 बजे नहीं पहुंच रही है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वहां पे बस का प्रयोग किया। बस कौन सी, जो मेरे कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग ठीक है, राइट, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट की भी बस थी, प्राइवेट की भी बस थी, लेकिन एज ह्यूमन, एज अ इंडियन सिटीजन, जो मुझे ठीक लगा मैंने क्या किया, प्राइवेट बस को लिया। थोड़ी सी आरामदायक थी, सही टाइम पे पहुंचा रही थी और मैं कंफर्टेबल पहुंच गया था। तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे आप जो है वो ये वाली परियोजना है, ठीक है, अगर वो प्राइवेट, देखो प्राइवेट का मतलब क्या होता है, देखो प्राइवेट आपसे पैसा लेते हैं लेकिन आप ये समझिए कि वो सर्विसेज भी देते हैं। ऐसा दिक्कत नहीं है कि वो पैसा तो लेना ही है उनको, लेकिन वो सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट, ठीक है। पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, वैलिड बिल्कुल भी नहीं होगा, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। नो, गवर्नमेंट डज नॉट हैव एक्सपर्टीज टू हैंडल द ऑपरेशन। अरे पापा, ए पापा सुनो, अब तुम बुढ़ा गए हो पापा जी, अब आप बूढ़े हो गए हो। अब बूढ़ा आदमी जो है, अब आप ठीक रहे होंगे कभी टैलेंटेड, अब नहीं है भाई, अब हम आ गए हैं, अब नई जनरेशन पैदा हो गई है, अब आपके अंदर वो स्किल नहीं रह गई। ध्यान रखना, कभी भी पापा को मत बोलने चले जाना, अटक के मारेंगे भाई, हैं, पर्याप्त मारेंगे, हैं, ठीक है। इतना मारेंगे कि जब तक जो है सांस नहीं लेंगे तब तक मारते रहेंगे, ठीक है। ऐसा कभी मत बोलना। आप कभी भी जो एक पेरेंट जो है वो कंपनी है या एक हमें जो रेगुलेट कर रहे हैं, हम उन्हें कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि आप जो है वो अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं, या आप अच्छा नहीं कर सकते हैं या आप खराब नहीं कर सकते, ऐसा हम नहीं बोल सकते, ठीक है। ओके, ठीक है, ये चीज हो जाएंगी। नो, दिस वे जनरली पब्लिक कैन टेकन आउट द क्लचेस ऑफ द प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी। नहीं, इस प्रकार आम जनता को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियों के चंगुल से, व्हाट द मीनिंग ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियों को चंगुल? आपको खुद कह रही क्या प्राइवेट कंपनी कि आप आ जाओ हमारी बस सर्विस ले लो? खुद कह रहा है क्या, मतलब प्राइवेट सर्विस कि आप आ जाओ, हमें मतलब हमें चूज कर लो। आप सर्विसेज देख के जाते हैं, आप चंगुल में नहीं फंसे हैं। अगर उसने 2000 रुपए अपने आप प्राइस रखा हुआ है, आपको लेना है लीजिए, वरना मत लीजिए। कोई चंगुल में नहीं फंसा हुआ है ना। तो आपको वो उसने खुद से नहीं बोला है कि नहीं नहीं हमारी सर्विस आपको लेना ही पड़ेगा। 100% गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, नन फॉलोज। नन फॉलोज यहां पे आंसर हो गया। क्लियर, सबको समझ में आ गई बात? ओके
नहीं सर, हमें नहीं मिला था थागत जी। हमने अभी तक 75 रुपए का कॉइन, आप 75 रुपए कॉइन की बात कर रहे हैं? हमने अभी तक 2000 का नोट नहीं देखा यार, और वो भी 2000 का नोट बिना देखे वो भी चला गया यार। तो यार हम तो मेरे देखो देखो मैं आपको बता देता हूं, देखो मैंने ये वाला देखा है, ये एक नोट देखी है, ये एक नोट क्या है, मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत भारतीय रिजर्व बैंक, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये चल रहा है भाई, समझे? यही है यही जीवन है भाई, समझे? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बताएं। चलिए सवाल एक बार देखते हैं। Should the Institute of Higher Learning in India, like IITs and IIMs, be met totally free from government control? क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि क्या आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों को भारत सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त कर देना चाहिए क्या? कह रहे हैं हां, बच्चों को पेरेंट्स के कंट्रोल से मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि विदेशों में भी ऐसा ही होता है। कह रहे बच्चों को पेरेंट्स के कंट्रोल से मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि विदेशों में भी ऐसा ही होता है। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। ओके ठीक है। कह रहे हैं कि नहीं, सरकार को रेगुलेट फंक्शन ऑफ दीज इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इंटरेस्ट, कह रहे हैं कि सरकार को इन जो क्या कहते हैं आईआईटी आईआईएम्स हैं, इनको अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। आप एक बात बताइए, आज आईआईटी आपने सुना होगा, भी सरकार ने नया एक नियम लाया है कि भाई आईआईटीज जो हैं वो विदेशों में भी होंगे। मुझे याद नहीं आ रहा है, बट शायद अमेरिका में या सऊदी अरब में कहीं तो आईआईटी या आईएम खुल रही। चलो आप लोग जीए क्या, थोड़ा बताइएगा कौन से देश में आईआईटी खुली है, कौन से देश में आईआईटी आईएम खुला है? आई एम नॉट श्योर कहां पे खुला है यार। हाँ, तंजानिया में खुला है, और तंजानिया में, यूएई में भी खुला है, ओके, और कहां? सऊदी में भी खुला है, ठीक है। तो ये श्रीलंका में भी खुला है, ठीक है, ओके। हाँ, आप लोग जीए वाले हैं, बेटर बता पाएंगे। तो हमने क्या सुना था कि ये जो आईआईटीज हैं ये अलग, अब सोचो ये क्यों खुले हैं, मतलब आईआईटीज खुले हैं। और जब एक आईआईटी की बात करते हैं तो आप जरा फुल फॉर्म पढ़िए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और सरकार से अनुमति लेके या सरकार ने अनुमति देके इनको खोला होगा। तो ये क्या है? ये नेशनल इंटरेस्ट की भी बात होती है, राइट, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरी कोई दुकान है, ठीक है, ओके, मान लीजिए मेरी एक दुकान है मैंने कहा मेरी दुकान का नाम है फुलौरा लाल पानी पूरी वाला, फुलौरा लाल पानी पूरी वाला, मान लीजिए मेरी एक दुकान है, ठीक है, और मेरी ये दुकान जो है वो रीवा में अच्छी चल गई, ठीक है, रीवा में बहुत अच्छी चल गई, फुलौरा लाल पानी पूरी वाला, ये अच्छी दुकान मेरी चल गई, ठीक है। अब रीवा में इसको लोग जानने लगे हैं, तो अगर कल मैं इसको इलाहाबाद में भी खोलूंगा तो लोग कहेंगे अरे वाह, फुलौरा लाल इलाहाबाद में भी खुल गया, फुलौरा लाल जो है वो इलाहाबाद में खुल गया। कल मैं इसको दिल्ली में खोलूंगा तो लोग कहेंगे अरे वाह, क्योंकि ब्रांड बन गया ना। मैं भाई रीवा में लोग सब जान रहे हैं, सब लोग रीवा में जान रहे हैं। तो एक ब्रांड कैसे बढ़ता है कि जैसे मान लो रीवा में ये फुलौरा लाल खुल गया, तो मैंने इसको सतना में खोल दिया, सतना में फुलौरा लाल कह रहे हैं कि अरे भाई ये यहां भी चल गया। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मैहर में मैंने खोल दिया। एक देश में जा रहा हूं तो रीवा से मैं गया हनुमाना में खोल दिया मैंने, उधर मिर्जापुर में खोल दिया मैंने, फिर प्रयागराज में खोल दिया मैंने, फिर बनारस में खोल दिया। तो फुलौरा लाल का ब्रांड जो है वो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या
क्या होगा, एट द एंड जो उसके ओनर हैं, संस्थापक हैं, जिन्होंने उसको स्टार्ट किया है, उनके भी इंटरेस्ट की यहां पे बात होगी, उनका भी मान यहां पे बढ़ेगा। दैट मींस अगर एक आईआईटी एक देश में बहुत अच्छे लेवल पे उसकी रेपुटेशन है और अगर हम उसको कहीं और भी खोलते हैं तो यस, ये देश के नेशनल इंटरेस्ट की भी बात होगी। इसको हम एक प्रकार से वैलिड यहां पे कह सकते हैं। यस, सेकंड वाला पॉइंट आपका वैलिड है। These institute are not टेक पॉलिसी डिसीजन। देखो, ऐसा हम नहीं कह सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक पेरेंट्स के, या मैं कहूं कि एक ऐसा बच्चा जो मान लो घर में है, और नो डाउट मां बाप की छत्र छाया बहुत जरूरी है, लेकिन कल को मुझे डिग्री करने के लिए, जॉब करने के लिए बाहर जाना हो, विदेश जाना हो, वहां मुझे सेटल होना हो, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, कि मैं नहीं रह पाऊं, मैं नहीं समाज को समझ पाऊं, मैं नहीं प्रॉपर काम कर पाऊं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो आंसर मेरा क्या होगा, ओनली 2 यहां पे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओनली 2 यहां पे बन जाएगा। सभी को क्लियर है? अब मुझे बताओ, क्या स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का दिमाग हमारा चलने लगा है, यस और नो? क्या स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का दिमाग हमारा थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट हुआ कि क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरह से हमें इन सवालों को सॉल्व करना होता है सारे बच्चे? चलो, मुझे ना थोड़ा सा ये जो बातें हैं आपकी, इसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट कितना समझ में आया। मैंने आपको एक यहां पे होमवर्क दे दिया, इस वाले क्वेश्चन का एज अ होमवर्क आप आंसर करेंगे, ठीक है? ओके, एक और क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिया, इसका भी आंसर एज अ होमवर्क आप करेंगे। एक और क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, इसका भी आंसर आप क्या करेंगे, एज अ होमवर्क मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉपर बताएंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। क्या आप बाकी टॉपिक्स को भी, सर आपके लेवल, देखो यार, मेरे लेवल का देखो, मैं भी यार कोई ऐसा जन्मजात ज्ञाता नहीं हूं। पहली चीज मैं आपको बता दूं, मैंने भी देखो अनुभव किया होगा, सीखा होगा, और ये सीखना सबसे बेस्ट पार्ट टफ नहीं है यार। आप इस चीज को समझो, टफ नहीं है। मैं भी आपके जैसे सीख रहा हूं ना यार, आपके जैसे ही मैं भी इसको कर रहा हूं। मैं भी बस नॉर्मल वे में जो इसका बेसिक स्टेटमेंट है उसको फॉलो करते हुए मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कितना वैलिड है, कितना वैलिड नहीं है। तो आप भी अगर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी इसका फायदा प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है? तो इन तीनों का होमवर्क आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लस आपको ये सेशन कैसा लगा, कितना आपने सीखा, आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएंगे, ठीक? ओके, चलिए फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं दोपहर में 1 बजे। दोपहर में 1 बजे हम लोग मिलेंगे मेंस के सेशन के साथ, जहां पे नॉन स्टॉप जो है वो 7 दिन का हमने चैलेंज लिया है, जहां पे 7 दिन हम कंटेंट करके अपने मेंस का स्कोर 100% बेहतर करने वाले हैं, ठीक? ओके, चलिए मिलते हैं दोपहर में 1 बजे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू।